मोशन ऑफ द वाटर है। मोशन ऑफ द वाटर जो है यानी कि वाटर का मोशन कैसे होता है? 2 तरीके से मोशन होता है वाटर का, ठीक है? एक तरीका होता है वो मोशन ऑफ वाटर का हॉरिजॉन्टल वाटर और दूसरा होता है वर्टिकल। आज हॉरिजॉन्टल वाटर में जो है करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 तरीके से हॉरिजॉन्टल वाटर मूवमेंट होता है यानी हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, एक तो पानी का ऊपर उठना, वो उसको वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं जिसमें टाइड्स होती है, अपवेलिंग होती है वो बताऊँगा मैं। लेकिन एक होता है कि हॉरिजॉन्टली मूव करना वाटर का, तो वाटर जब हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट वेव और जो जो वाटर वेव होती हैं या तो करंट होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं। अब मैंने बताया था वेव और करंट में फ़र्क होता है। वेव क्या होती हैं? वेव जो होती हैं विंड की वजह से जो पुश होता है जो वाटर वाटर बॉडीज़ के अंदर मतलब और उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। वो ग्रेविटी पुल करती है उनको और फिर वो डाउनवर्ड उनको खींचती है नीचे की तरफ और हवा उनको हवा या मतलब पुश करती है। तो ये इससे एक वेव टाइप से क्रिएट होता है, वो एनर्जी क्रिएट होती है जिससे वो मतलब एनर्जी जो ट्रांसफ़र होती है दैट इज़ कॉल्ड वेव। तो वेव आपने पढ़ रखा ऑलरेडी डेफिनिशन बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें सही मायने में अगर वेव की परफेक्ट डेफिनिशन ली जाए, तो ये मीडियम में एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, एक्चुअल में वाटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। तो वेव के अंदर एक्चुअल वाटर का ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ वो मूवमेंट करती है, जैसे ये देख लीजिए आप। दिख रहा है ये? ऊपर सरफेस पे जो बह रही है वो करंट है, लेकिन नीचे पूरा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ऐसे मोशन कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर सिर्फ पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब मोशन कर रहे हैं नीचे जैसे-जैसे डेप्थ में जाओगे वो अपनी जगह पे। लेकिन इसमें आपका मतलब वो एसोसिएटेड है, कौन एसोसिएटेड है इसके साथ? करंट एसोसिएटेड है, अदरवाइज़ मीडियम के पार्टिकल जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं ना, वो अपनी जगह पे हैं, वो मोशन नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो आप? व्हाइट-व्हाइट दिख रहे हैं। तो ये जो वेव होती है इसमें एनर्जी का तो वो होता है, ठीक है? एनर्जी का तो ट्रांसपोर्टेशन होता है लेकिन इसमें वो नहीं होता एक्चुअल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। वेव जो होती है वो वेवलेंथ होती है उसके अंदर और जब वो शोर पे जाती है तो ब्रेक हो जाती है। वो वेवलेंथ वो एनर्जी वहाँ पे जाके छोड़ देती है। जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो वेव्स जो ऊँची हो जाती हैं। तो व्हेन द और फिर उसको जगह नहीं मिलती वेव्स को एनर्जी को तो अपने एनर्जी को उस जो भी अपने साथ वो लेकर आती हैं वाटर को, वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से फिर वो वहाँ पे पोर कर देती हैं। व्हेन द वो करंट लेकर आती हैं जो, ठीक है? तो एनर्जी जो होती है वेव्स करंट को चलने के लिए भी वेव एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वेव अलग चीज़ होती है, वेव मतलब सिर्फ़ एनर्जी का एनर्जी का ट्रांसफ़र होना और करंट का मतलब एक्चुअल वाटर का ट्रांसपोर्ट होना। व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज़ लेस देन द हाल्फ ऑफ द तो वही मैंने बताया ना कि वेवलेंथ कम हो जाने की वजह से इसको ब्रेक हो जाती है वेव्स और कोस्टल एरिया पे अक्सर वेव ब्रेक होती है। तो ये वेव के ऊपर हम ऑलरेडी क्योंकि काफ़ी बातें कर चुके हैं तो वहाँ पे नहीं, बस ये जान रखो कि वेव का मतलब होता है बेसिकली वेव मतलब है कि वा एनर्जी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन। एनर्जी कैसे आती है वो किसकी वजह से एनर्जी होती है वो विंड की वजह से हो सकती है, वो ग्रेविटेशन की वजह से हो सकती है, वो पुल ऑफ मून एंड सन उसकी वजह से हो सकती है। तो ये जो है उसके अलावा जो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से हो सकता है। तो एनर्जी जो डेवलप होती है वो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन दैट इज़ वेव और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत डिस्कस कर चुके हैं। हमारा एक्चुअल जो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा करंट से। हमारे यहाँ पे करंट होती हैं, करंट क्या होता है? एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर। करंट जो होती हैं वो क्या होती हैं? करंट आर द नैरो स्वैलो अप टू 500 मीटर डीप। 500 मीटर डीप तक जाओ आप। कितनी डीप जाओ? 500 मीटर डीप। 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर डीप चले गए, ठीक है ना? अप टू यहाँ तक जाओ, स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है, ये पानी होता है पूरा जो पानी बह रहा होता है, कितना 500 किलोमीटर तक का, ये सर्कुलेटिंग कौन ये जो होता है आप देखोगे ओशन मार्जिन पे सर्कुलेट होता है, ये पूरे अर्थ पे घूमती हैं, ये पानी जो है ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर। इसको सरकम नेविगेट करती है पूरे अर्थ का, यानी पूरे अर्थ पे ये वेव्स घूमते ये करंट घूमती हैं और ये पूरा पानी एक्चुअल में पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है और ये सर्कुलेशन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओशियन करंट। क्या कहते हैं इसको? ओशियन करंट। ओशन करंट जो होती हैं वो क्या नाम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? वो हीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। जैसे हीट कहाँ पे आपको पता है ट्रॉपिकल ज़ोन में आप पढ़ चुके हो कि सन हमेशा रहता है। तो ट्रॉपिकल ज़ोन में जब हमेशा रहेगा सन या तो इक्वेटर पे रहेगा या कैंसर पे या कैप्रिकॉर्न पे। यहीं पे सन रहेगा ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। ना कैंसर से ऊपर जाएगा ना कैप्रिकॉर्न के नीचे जाएगा। तो हीट सबसे ज़्यादा कहाँ रहेगा? वो जो रहेगा इक्वेटर पे रहेगा। तो वहाँ से हीट का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कहाँ पे? पोल पे। यानी कि यहाँ से गरम गरम वाटर लेकर जाएगी पोल की तरफ और पोल से ठंडा वाटर लेकर आएगी किसकी तरफ? इक्वेटर की तरफ। तो ये एक बैलेंस बना के रखती है। जो वार्म वाटर होता है इसको इक्वेटर की तरफ लेके जाती है, कोल्ड वाटर पोलर से लेकर आती है। तो ये जो ओशन करंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट होती हैं और ये पूरे वर्ल्ड देखो
देखो ये पूरे उसमें देख लो अटलांटिक ओशन में जो गरम-गरम सी दिख रही हैं, जो इक्वेटर की तरफ से जा रही हैं रेड-रेड सी वो वार्म करंट्स हैं और दूसरी जो ब्लू सी दिख रही हैं वो आपकी कोल्ड करंट्स हैं। और ये पूरे उसमें सर्कुलेट करती हैं और इनका एक मतलब पैटर्न है जिससे ये सर्कुलेट करती हैं। ये ज़्यादातर एस बनाती हैं। एस मतलब इनका तरीका है एस बनाने का, देखो मैं दिखाता हूँ। अटलांटिक ओशन में ये एस बना रही हैं। देखो ये पैटर्न देखो। दिख रहा है? ये आपको दिखेगा ये इसी तरह का एस बन रहा है। ये बन रहा है, कहीं पे हाफ एस बनेगा, कहीं फुल एस बनेगा, लेकिन इस तरह से ये पैटर्न बनाती हैं ज़्यादातर, ठीक है? ये हाफ एस या फुल एस कहीं पे जहाँ ज़मीन है वहाँ पे हाफ एस भी बनेगा, लेकिन ये पूरे अर्थ पे सर्कुलेट होती हैं। अब ये इनके एक नाम है, ये बहुत बड़ी-बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, ये ऐसे-वैसे नहीं है, ये बहुत ही बड़ा काम करती हैं। इनका सर्कुलेशन में जो वजह है यानी फ़ोर्स जो है, जो करंट को सर्कुलेट करता है, ओशन करंट को विंड है। विंड का मतलब हवाएँ जो होती हैं, हमारे यहाँ विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे यहाँ ट्रेड विंड्स होती हैं, प्लैनेटरी विंड्स जिसमें से ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज़ होती हैं, ईस्टर्लीज़ होती हैं, पोलर विंड्स होती हैं। ऐसे कई टाइप की विंड्स हैं हमारे यहाँ जो पूरे प्लैनेट पे चलती रहती हैं। हमारे यहाँ की लोकल विंड्स भी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्लैनेटरी विंड्स में ट्रेड विंड्स होती हैं। इक्वेस्टर्लीज़ होती हैं, ईस्टर्लीज़ होती हैं। इन विंड्स के इन्फ्लुएंस में आते हैं जिसकी वज़ह से चलती हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट वहाँ से समझ में आएगा। उसके अलावा इंसोलेशन जो सन की जो रेज़ पहुँच जाती हैं, इंसोलेशन के बारे में भी आप एटमॉस्फेयर में ही पढ़ेंगे आगे। तो इंसोलेशन जो है वो पार्ट होता है सोलर रेडिएशन का जो अर्थ तक पहुँच जाता है। ग्रेविटी जो अर्थ के अंदर मौजूद है और अर्थ के रोटेशन की वज़ह से जो कोरिलिस फ़ोर्स डेवलप होता है, रोटेशन की वज़ह से जो कोरिलिस फ़ोर्स डेवलप होता है, ये सारी वजूहात होती हैं, जो फ़ोर्स होती हैं, जो करंट डेवलप करवाती हैं ओशन के अंदर। करंट विंड डोमिनेट करती हैं अक्सर। मोस्ट जो करंट है, वो विंड को फ़ॉलो करती हैं, विंड के डायरेक्शन को फ़ॉलो करती हैं। जिसमें मैंने आपको बताया ट्रेड विंड्स होती हैं, वेस्टर्लीज़ होती हैं, ईस्ट और पोलर ईस्टर्लीज़ होती हैं। तो अभी मैं ट्रेड विंड्स, पोलर ईस्टर्लीज़, वेस्टर्लीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो मैं आपको अगले वाले उसमें भेजूँगा, तब बात करेंगे। उसके अलावा मैंने इंसोलेशन बताया कि टेम्परेचर ग्रेडिएंट इससे बनता है टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है और टेम्परेचर डिफरेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाटर जो होता है वो जब गर्म होगा तो एक्सपेंड होगा, ठीक है? और हाई टेम्परेचर पे और जो एक्सपेंड होगा, हाई टेम्परेचर के अंदर कोल्ड वाटर जो है पोल के पास है और वाटर जो होता है इक्वेटर के पास वो लाइटर होगा। लाइटर क्यों होगा? गर्म वाटर लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर हेवियर होता है। तो कोल्ड वाटर सिंक होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर ऊपर कोई वाटर आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन बनाने की कोशिश होती है इसमें। कोल्ड वाट इसकी वजह से ये इसमें टेम्परेचर रोल निभाता है। जैसे यहाँ पे ठंडा हुआ तो ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा और गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन बन जाएगा ना ऐसे। तो ये भी मतलब टेम्परेचर ग्रेडिएंट होने की वजह से कहीं टेम्परेचर ज़्यादा और कहीं पे कम होने की वजह से भी ये होता है। तो एक्सपेंड होगा, ठीक है? और हाई टेम्परेचर पे और जो एक्सपेंड होगा, हाई टेम्परेचर के अंदर कोल्ड वाटर जो है पोल के पास है और वाटर जो होता है इक्वेटर के पास वो लाइटर होगा। लाइटर क्यों होगा? गर्म वाटर लाइटर होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर हेवियर होता है। तो कोल्ड वाटर सिंक होता है डाउनवर्ड नीचे की तरफ जाएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए ऊपर ऊपर कोई वाटर आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन बनाने की कोशिश होती है इसमें। कोल्ड वाट इसकी वजह से ये इसमें टेम्परेचर रोल निभाता है। जैसे यहाँ पे ठंडा हुआ तो ठंडा पानी नीचे की तरफ जाएगा और गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो ये एक सर्कुलेशन बन जाएगा ना ऐसे। तो ये भी मतलब टेम्परेचर तो मैंने बताया कि देखो ये जो आइस है यानी कोल्ड वाटर है ये नीचे सिंक करेगा और जो वार्म वाटर है उसकी जगह को फुलफिल करने के लिए वहाँ से आएगा तो ये एक तरह से सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा ऐसे राउंड राउंड सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से तो ये भी एक वजह है उसके अलावा जो होता है सैलिनिटी इंसोलेशन जो होता है उससे सैलिनिटी ग्रेडियंट चेंज होता है इंसोलेशन क्या होता है इंसोलेशन जो होता है जो क्या नाम है सन का जो रेज मतलब आ जाती हैं अर्थ तक, तो सैलिनिटी इंक्रीज़ होती है एज़ अ इंक्रीज़ होती है जैसे डेंसिटी ऑफ द वाटर यानी सैलिनिटी इंक्रीज़ेज़ द डेंसिटी ऑफ द वाटर जब सैलिनिटी होगी तो डेंसिटी ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। डेंसर वाटर सिंक करेगा, जब सिंक करेगा तो लेस सलाइन जो वाटर है वो जो है कहाँ पे आएगा? उस सरफेस पे आएगा जिस सरफेस पे वो सिंक हुआ होगा वाट पानी क्योंकि खाली जगह तो पूरी होती है इक्विलिब्रियम का लॉ है कि जहाँ खाली होगा वहीं उसकी तरफ उस डायरेक्शन में दूसरा वाटर आएगा। तो यहाँ पे क्या नाम है क्या होगा हाई सलाइन वाटर जो होगा वो क्या होगा? हाई सलाइन वाटर मूव
टुवर्ड्स द लेस लाइन वाटर। हाईएस्ट लाइन वाटर जो है वो लेस लाइन वाटर की तरफ जाएगा, जहाँ पे वो ऊपर होगी सब सरफेस यानी नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ हाईएस्ट जो सलाइन वाटर है वो आएगा, सिंक होगा, जैसे सिंक हुआ, हाईएस्ट लाइन वाटर सिंक हुआ क्योंकि भारी होता है, सिंक हुआ। लेस लाइन वाटर इधर आया, तो उसको पुर करने के लिए क्या होगा, ये क्या नाम है, आएगा हाई सलाइन वाटर। और इसी तरीके से हाई सलाइन वाटर जो होगा वो मूव करेगा लेस सलाइन वाटर की तरफ। तो हाई सलाइन वाटर मूव करता है लेस सलाइन वाटर की तरफ। इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे पानी जो है वो ज़्यादा सलाइन होना चाहिए। सलाइन क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। लेकिन होना चाहिए। होता क्या है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज़्यादा कहीं पे गर्मी होगी, उतना ही ज़्यादा जो फ्रेश वाटर होता है, इस बात को रट्टा मान लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो इवेपोरेशन होता है, जो पानी बनता है, जो बादल बनते हैं, वो हमेशा फ्रेश वाटर से बनता है, ठीक है ना? तो जो वाटर होता है, जो ऊपर जाता है इवेपोरेट होकर, वो फ्रेश वाटर होता है। बचता जो नीचे है, वो नमक होता है, यानी कि वो सैलिनिटी होती है। तो जो नमक बच जाता है, खारापन बच जाता है, तो जो जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, वहाँ पे खारापन भी ज़्यादा होगा क्योंकि फ्रेश वाटर ऊपर चला जाएगा। तो वहाँ पे लेस, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है इक्वेटर के अंदर, इक्वेटर का एक फिनोमिना है, आगे आप पढ़ोगे कि वहाँ पे डेली रेनफॉल होता है, डेली बारिश होती है। मतलब बहुत तेज़ी से अभी कन्वेक्शनल रेनफॉल आप लोग पढ़ोगे थोड़ी देर में, मतलब उसमें एटमॉस्फेयर के अंदर 2-4 दिन में पढ़ोगे। तो वहाँ पे आप देखोगे कई टाइप की रेनफॉल होती है, तो उसमें से एक कन्वेक्शन रेनफॉल होती है कि मतलब वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या होगा अचानक से जो है बहुत तेज़ी से वो 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 ऊपर की तरफ जाएगी, क्या नाम है, इवेपोरेशन होगा और इवेपोरेशन होने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाती हैं वो बादल। सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँचने के बाद ह्यूमिडिटी जो होती है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, जो आप लोग अभी पढ़ोगे। तो आपको पता है आगे ये पता चलेगा बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, सारी कहानियाँ आपको जितनी भी आपने सुनी है सब कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है कि मतलब बारिश हो जाती है, बारिश डेली होती है और क्यों होती है वो भी आप बहुत अच्छे से जान जाओगे कुछ दिनों में। तो इक्वेटर जो होता है उसके ऊपर डेली बारिश हो जाती है। 3 बजे तक उसका फिनोमिना ये है इक्वेटोरियल क्लाइमेट का कि 3-4 बजे तक वहाँ पे बादल बनते हैं और 3 बजे के बाद बारिश हो जाती है। तो डेली बारिश होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है फ्रेश वाटर फिर ऐड हो जाता है, तो लेस सलाइन वाटर होता है। पोल के ऊपर जो है हाई सलाइन वाटर होता है। अब आप मुझे बताओ पोल के ऊपर हाई सलाइन वाटर क्यों होता है? ये कोई मुझे बताएगा? आइसबर्ग होते हैं और आइसबर्ग होने की वजह से वहाँ पे हाई सलाइन वाटर होता है। क्यों? वो दरक्षा नहीं बताएगी बस, क्योंकि उसको मैं पढ़ा चुका हूँ दरक्षा। हैं? तो पढ़ा चुका हूँ तो फिर क्या नाम है, तुम नहीं बताओगी, बाकी लोग बताएँ, कोई बताएगा? नहीं वो इवेपोरेट कहाँ हो रहा है, पोल पे बता रहा हूँ, पोल पे कहाँ इवेपोरेशन ज़्यादा है? पागल लड़की। पोल पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो इक्वेटर के ऊपर बता रहा हूँ, या ट्रॉपिकल पे सैलिनिटी ज़्यादा है क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा है। पोल पे उस पे क्या, इक्वेटर पे उस पे ट्रॉपिक्स पे क्या होता है गर्मी ज़्यादा होती है, तो ठीक है समझ में आ गया कि गर्मी ज़्यादा है तो फ्रेश वाटर ऊपर चला गया, बादल बन गया और उसके उसके वजह से वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी और क्योंकि इक्वेटर पे रेनफॉल हो गया इसलिए वहाँ पे सैलिनिटी थोड़ी कम हो गई। लेकिन पोल पे क्यों सैलिनिटी ज़्यादा है? तो वेरी सही है। ठीक है। तो आइसबर्ग जो है वो फ्रेश वाटर से बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आइसबर्ग जो होता है, जो बर्फ बनता है वो फ्रेश वाटर से बनता है। तो जब फ्रेश वाटर जो होता है उससे आइसबर्ग बन गया, तो जब बाकी जो बचा वाटर रहेगा वो हाई सलाइनिटी नहीं हो जाएगी उसके अंदर, नमक छोड़ देगा जब वो, तो गेट इट? तो ये है। अब क्या नाम है फैक्टर्स, जो बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, जो फैक्टर जो डिफ्लेक्ट करते हैं पाथ ऑफ करंट, कोस्टलाइन, जो कोस्टलाइन कैसा है वहाँ पे वो भी देखता है, वो मॉडिफाई करता है करंट के रास्ते को। कोरिलिस फोर्स जो होता है, कोरिलिस फोर्स जब अर्थ रोटेट करती है तो एक कोरिलिस फोर्स एक टाइप का फोर्स बनता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं कोरिलिस फोर्स। ये कोरिलिस फोर्स जो होता है ये रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होता है। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को घुमाओगे ना, उस पे सीधा कोई चीज़ देखोगे तो सीधा नहीं जाएगी, वो इधर घूम जाएगी ऐसे। और अगर नीचे की तरफ देखोगे तो बाईं तरफ घूम जाएगी। तो इस तरीके से मतलब जो है दाईं तरफ घूम जाएगी, इधर इधर जो है, तो ये ऐसे घूम जाती है मतलब तो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो जाता है, घूमने की वजह से। किसी भी चीज़ को घुमा के देखो, उसके ऊपर कोई सीधी चीज़ फेंको तो सीधी नहीं जाएगी, वो ऐसे तिरछी जाएगी। तो इस तरह से ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ साइड में वे क्लॉकवाइज़ जो होता है, नॉर्दर्न साइड में क्लॉकवाइज़ घूमती है और सदर्न साइड में ये एंटी क्लॉकवाइज़ घूमती है। क्लॉकवाइज़ मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में जैसे क्लॉक चलती है, और एंटी क्लॉकवाइज़ मतलब उल्टा, क्लॉक के उल्टा डायरेक्शन में साउथ साइड में इस तरह से घूम जाती है। तो करंट जो है वो घूमती हैं बिकॉज़, क्यों घूमती हैं? बिकॉज़ ऑफ कोरिलिस फ़ोर्स, उनका मतलब रास्ता चेंज होता है। तो यहाँ पे ये है
गाइस का ये सारे अब ये क्वेश्चन पूछ लिया है, क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द ओशन करंट को कौन इफेक्ट कर डालता है? रोटेशन ऑफ द अर्थ डालता है, एयर प्रेशर एंड द विंड डालता है, डेंसिटी ऑफ द वाटर डालता है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो ध्यान रखिएगा, रिवोल्यूशन नहीं डालेगा, रोटेशन डालेगा। तो यहाँ पे फोर्थ, थर्ड, फोर्थ छोड़ दीजिए, बाकी सारे सही हैं, ठीक है ना? ओके। तो यहाँ पे 2012 में क्वेश्चन आया था, तो ये सारा कुछ डालता है क्योंकि रोटेशन में कोरियोलिस फ़ोर्स लग जाता है, जो प्रेशर और विंड है उसमें प्लैनेटरी विंड्स वगैरह का रोल है, डेंसिटी ऑफ वाटर सैलिनिटी का रोल है, लेकिन रिवोल्यूशन का रोल नहीं है उसमें मूवमेंट उसको करने में। दूसरा यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन 2002 में प्रीलिम्स के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओशन करंट आर स्लो surface movement of the water in the ocean current assist the maintenance of the earth heat balance, बिल्कुल सही है। ओशन करंट आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय द प्रिवेलिंग विंड्स, ये भी ठीक है, विंड्स की वजह से वो मोशन में आती हैं, दोनों बातें सही हैं। ये जो बोल रहा है ओशन करंट आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द ओशन, ये गलत बात है। ये स्लो नहीं है, बहुत फास्ट मूवमेंट होता है, तो स्लो मूवमेंट सरफेस मूवमेंट कह रहा है, इसलिए गलत है। तो पहला गलत है, बाकी सही है। ट्रॉपिकल करंट आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, बिल्कुल ट्रॉपिकल करंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशियन से इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे पहला छोड़ के बाकी 2, 3, 4 कर दोगे तो आंसर हो जाएगा। तो स 2002 में ये क्वेश्चन आया है, आंसर मिल गया होगा आप लोगों को। गेटिंग? ओशियन करंट अब याद करो, अब मार्क करने का वक़्त आ गया है। प्लीज़ मार्क करिए, निकालिए एटलस। हाँ भई। हेलो? अच्छा ठीक है। 1 मिनट रुको, आ रहा हूँ मैं। आप लोग ज़रा देख लीजिए, मार्क कर लीजिए इसको। कॉल करंट को, 1 मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। ये हमारी वाइफ ने भाई हमें गिफ्ट दिया है एक, ये। तो वही आ गया था। मतलब एक स्मार्ट वॉच गिफ्ट किया है। अभी अनबॉक्स करके देखूँगा कैसा है। चलो ठीक। तो मार्क कर लिया भाई? हैं? मार्क कर लिया? आवाज़ नहीं आ रही? कौन-कौन सा मार्क किया? अरे मैं बता रहा हूँ वैसे मार्क करना। अभी अभी आपने नॉर्थ अटलांटिक गायर देख लिया, ये बताओ? नॉर्थ अटलांटिक गायर, साउथ अटलांटिक गायर और इंडियन इंडियन ओशियन गायर देख लिया? भाई साहब, नदीम साहब, अरे लिखा नहीं है तो लिख लो यार, वहाँ पे नहीं लिखा है गायर तो लिख लो। हैं? मेरे मैप में? अरे उसमें लिख लो।
वहां से लिख लो ना भाई, नहीं है गायर तो उसको लिख लो, जरूरी थोड़ी ना वो गायर भी लिखे, हर चीज लिखे। इसने इसने यहाँ देखो फॉकलैंड करंट नहीं लिखी है, तो क्या हमें फॉकलैंड करंट नहीं लिखनी है? ये इस वाली करंट का नाम नहीं लिखा है, फॉकलैंड वाले का लिखा है? हैं? नहीं। हैं? अरे तुम्हारे में लिखा है, मेरे मैप में कहाँ लिखा है? तो कहीं कुछ नहीं लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा है। नहीं लिखा है ना? बस ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको, नॉर्थ अटलांटिक आयर। अब मैं जो बता रहा हूँ वो लिखियो, वो अगर आपके बुक में है तो ठीक है, नहीं तो लिख लीजिएगा, वहीं पे बना के लिख लीजिएगा। बैंगवेला, पेरुवियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ओएशियो, कैनरी करंट, कैलिफोर्नियन करंट, लेब्राडोर, ग्रीन लैंड करंट, ये सारी जितनी भी करंट्स हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब कोल्ड करंट है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कोल्ड करंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कोल्ड करंट्स। बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस वगैरह में भी आया हुआ है, प्लीज कीप इन माइंड। ओके, गैडिंग। अब आइए वार्म करंट्स की तरफ चलते हैं। वार्म करंट्स आ गए भाई, चलें। अलास्का से शुरू करिए, जो अलास्का में जा रही है नॉर्थ पैसिफिक करंट, उसको अलास्कन करंट कहेंगे, वार्म करंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाइए इधर ब्राजीलियन करंट, दैट इज ऑल्सो कोल्ड वार्म करंट, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए गल्फ स्ट्रीम, देखिए नॉर्थ अमेरिका की साइड से देखिए गल्फ स्ट्रीम जा रही है। गल्फ स्ट्रीम आगे जाके उसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। वहां से वो नॉर्वेजियन करंट बनाती है। नॉर्वेजियन करंट जो है वो एक्चुअल में किसका फॉर्म है? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही फॉर्म है। नॉर्वेजियन करंट जो है दैट इज योर वार्म करंट, ठीक है। उसके बाद में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है, दैट इज ऑल्सो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट पूरे इक्वेटर पे बहेगी, और साउथ इक्वेटोरियल करंट पूरे इक्वेटर पे बहेगी। और ये जो है दोनों करंट वार्म करंट होती हैं, क्योंकि इक्वेटर के आसपास है, तो नाम से ही जाहिर हो गया कि ये कैसी होंगी? वार्म करंट होंगी, ठीक है। तो ब्राजीलियन करंट कर लिया, और गल्फ स्ट्रीम कर लो, गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आगे लिख लो, उसके आगे नॉर्वेजियन करंट लिख लेना। उसके बाद फिर आ जाओ आप, सोमालियन करंट लिख लो, और अगुलास लिख लो। अगुलास करंट मैंने अगुलास आइलैंड वहां मार्क करवाया था, इसीलिए कि अगुलास करंट बताऊंगा। अगुलास करंट मार्क कर लीजिए, कर लिया? करा अगुलास? अगुलास से ऊपर जाओ, सोमालियन करंट मार्क करो। सोमालियन कर लिया, अगुलास कर लिया, ठीक है। ओके, अब जाओ कोरोशियो मार्क करो, कोरोशियो। ओएशियो के बगल में कोरोशियो। कोरोशियो मार्क कर लिया, अब लीविन मार्क कर लो। क्या नाम है उसमें आपका? ऑस्ट्रेलिया के बगल में लेविन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बगल में लेविन, मार्क कर लिया। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के जो है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट भी मार्क कर लो, कर लिया? वार्म करंट है, ठीक है। अ, ये जहाँ पे आपको कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, वो पानी थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाता है, तो वहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होता है, फिशेज़ बहुत डेवलप हो जाती हैं, ना ज़्यादा ठंडा होता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे बहुत अच्छा ग्राउंड बन जाता है, फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये होती है, शिप डेंजरस बहुत होता है शिपिंग के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉग बहुत होता है, जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती हैं, वहाँ पे फॉग बहुत होता है, इसलिए दैट इज़ डेंजरस फॉर शिपिंग। बट वहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड होता है, डेंजरस फॉर शिपिंग शिपिंग लेकिन बहुत अच्छा क्या होता है? फिशिंग ग्राउंड होता है, और वहाँ पे बहुत अच्छा बहुत फिशिंग अच्छी मिलती हैं। मैंने कुछ जगहों के नाम आपको बताए थे, जैसे जहाँ पे फॉकलैंड करंट और ब्राज़ीलियन करंट मिल रही है, उसको मैंने क्या बताया था? बाहिया ब्लैंका। क्या बताया था? बाहिया ब्लैंका मैंने मार्क करवाया था, याद करो। मैंने बोला था बाहिया ब्लैंका मार्क करो, आगे बताऊँगा क्या काम है इसका। तो यहाँ बाहिया ब्लैंका जो है वो दैट इज़ वेरी, जहाँ ब्राज़ील करंट और जहाँ फॉकलैंड करंट मिल रही हैं, बाहिया ब्लैंका बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे आपका जो है लेब्राडोर सी के पास, जहाँ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और लेब्राडोर सी जहाँ पे मैच हो रही है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे आपका क्रोशियो, ओइशियो जहाँ मिलते हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है, ठीक है ना? और उसके अलावा लेविन और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यहाँ पे भी फिशिंग ग्राउंड बनता है, ठीक है। सो ये जहाँ पे भी कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती हैं, वहाँ पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आया?
अब यहाँ देख लीजिए, मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम मिलती है और जहाँ पे लेब्राडोर करंट मिलती है, उसको न्यू फाउंडलैंड कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है। मैंने बोला था मार्क कर लो, मैं आगे बताऊँगा, बताया था? याद है? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड मैंने बताया था, आप कनाडा में जाके देखो, लेब्राडोर करंट है, इधर से गल्फ स्ट्रीम आ रही है, दोनों मिल रही हैं वहाँ पे न्यू फाउंडलैंड की जगह पे, और वहाँ पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, वहीं पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है, दिख रहा है? ओके? न्यू फाउंडलैंड नहीं देखा आपने? कनाडा वाले मैप में जाके देखो, नॉर्थ अमेरिका वाले में। कर लिया भाई? तो यहाँ पे आपका ग्रैंड बैंक्स है, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन रहा है, न्यू फाउंडलैंड, इसका नाम ये लिख लीजिएगा, न्यू फाउंडलैंड है एरिया ये, जहाँ पे फॉकलैंड, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिल रही है। दूसरा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, मैंने बताया था आप लोगों को, ये वार्मिंग इफेक्ट देता है। वार्मिंग इफेक्ट किसको देता है? ये वेस्टर्न यूरोप को वार्मिंग इफेक्ट देता है, और इसकी वजह से जिस टाइम रशिया के सारे पोर्ट जमे हुए होते हैं, उस समय भी गल्फ स्ट्रीम की वजह से इधर अटलांटिक के सारे पोर्ट काम कर रहे होते हैं, फ्रीजिंग नहीं होता है। नहीं तो उसी लैटिट्यूड पे रशिया के सारे पोर्ट उधर वाले, जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम नहीं है, वो पूरे जमे हुए होते हैं, ठीक है ना, सेम लैटिट्यूड पे। ओके, तो यहाँ पे भी ऑपरेशन में होता है इसकी वजह से। तो उसके अलावा कैनरी करंट है, कैनरी करंट मैंने बोला कैनरी आइलैंड की वजह से, ठीक है। कैनरी करंट जो है कोल्ड करंट है, पासेस करती है कैनरी आइलैंड के से, सारा डिजर्ट को डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है। डिसिकेटिंग इफेक्ट का मतलब है होता है कि वहां पे बारिश नहीं होने देती, बारिश को डिस्करेज कर देती है, इसलिए सारा डिजर्ट बनता है। जितने भी डिजर्ट है उसके बगल में कोल्ड करंट बह रही है, चाहे आप कैलिफोर्नियन डिजर्ट देख लो, चाहे आप एटाकामा डिजर्ट देख लो, पेरुवियन करंट के बगल में, कैलिफोर्नियन डिजर्ट कैलिफोर्नियन करंट के बगल में, और क्या नाम है आपका कैनरी करंट सहारा डिजर्ट के बगल में, और आपका नामिब डिजर्ट के बगल में आपका जो है कौन सी करंट है, नामिब कौन सी करंट है वहां पे? हाँ, बैंगवेला, ठीक है ना। तो ये करंट्स हैं। तो कोल्ड करंट जो होती हैं वो नियर कैनरी आइलैंड से जा रही है, डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है सहारा डिजर्ट को। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक गायर बनता, एक वो बनता है सरगासो सी, सुना है सरगासो सी? मैंने बताया था आप लोगों को, अभी मैंने मार्क भी करवाया था कुछ 2-3 दिन पहले, बताया था ना। सरगासो मैंने मार्क करवाया था अटलांटिक में, देख लो। ये यहाँ पे जहाँ पे गल्फ स्ट्रीम की वजह से और कैनरी करंट की वजह से गायर बन रहा है ना, वो गायर के बीच में मैंने बताया था ये पूरा मतलब इनक्लोज सी टाइप से बन जाता है, और वहाँ पे सी वीड डेवलप हो जाती है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कराती है नेविगेशन में। तो यहाँ पे जो सरगासम उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये मतलब बहुत न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होता, और ये मतलब बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन सीवीड टाइप से डेवलप होता है, और इसको इस सरगासम की वजह से इसको सरगासो सी बोलते हैं। मैंने ये मार्क भी करवाया आप लोगों को, अगर आप देखोगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, उसके बगल में क्या नाम है आपका, नॉर्थ अमेरिका के बगल में, मार्क करवाया ना भाई? हैं? तुम लोगों को रिदा सरगासो से मार्क करवाया था? 2 दिन पहले करवाया था ना? बोलती नहीं हो? कर लिया ना मार्क? उसके बाद भाइया ब्लैंक का मार्क करवाया था? क्या तो ये भी नहीं करवाया था? इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है, बता दिया था। बेंगोला करंट नामिब डिजर्ट को डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है। डिसिकेटिंग इफेक्ट को रट्टा मान लीजिए। ये डिसिकेटिंग इफेक्ट आपको ठीक से बताऊंगा मैं जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है कि बारिश को डिस्करेज करती है। कोल्ड करंट जो होती है बारिश को डिस्करेज करती है, इवेपोरेशन नहीं होने देती, बारिश को डिस्करेज करती है। नामिब डिजर्ट जो है वहां पे उसको बेंगोला करंट जो है डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है, ठीक है। ओके, इतना बहुत है यार, छोड़ो, मन नहीं कर रहा पढ़ाने का। और पढ़ाऊंगा? बस इतना बहुत है, और भी पढ़ाऊं क्या? हाँ, इतना बहुत है, आज के लिए इतना काफ़ी। हाँ भाई, ठीक है, अब इतना बहुत है, ठीक है। अब नहीं पढ़ा रहा मैं, कल पढ़ाऊंगा। कल छुट्टी है क्या? देख रहे हो? चलो ठीक है, क्योंकि अब वेल्डिंग वगैरह भी पढ़ाना है ना, तो करंट को एक बार और थोड़ा सा ठीक से पढ़ना पड़ेगा।
आप लोगों को। तो ठीक है, जितना मैंने पढ़ा दिया, मैंने बता दिया है। करंट्स को कम से कम नाम याद कर लो, ये जो करंट्स हैं, कि कौन सी करंट कहाँ पे है, लीव इन कहाँ पे है, ओइशियो कहाँ है, कुरोशियो कहाँ पे है, और वेस्ट वेस्टर्न करंट कहाँ पे है, बेंगुएला कहाँ पे है, पेरुवियन करंट कहाँ पे है, कौन-सा है, कोल्ड है, वार्म है, कैसा है, उसका डायरेक्शन पूरा ये याद कर लो, ये आपको याद करना है, ठीक है? चलो ये कर लो फिर। तो कल कल फ्राइडे है, तो कल से ऑफ 3 दिन का रिव्यू करा देता हूँ, आप लोग देख लें। ओशन करंट ऑफ द वर्ल्ड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, ठीक है? ओशन करंट से बहुत सारे एग्जाम पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ओशन करंट, पहला तो क्वेश्चन ये है कि कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से ओशन करंट डेवलप होती है। तो ओशन करंट ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट क्या है? तो यहाँ पे देखें, मैंने पूरा करंट वैसे बता दिया था। ओशियन करंट आर नैरो, ठीक है, एंड शॉलो अप टू 500 मीटर डीप एक्सट्रीम स्ट्रीम ऑफ वाटर सर्कुलेटिंग अलोंग द ओशियन मार्जिन। ओशियन के मार्जिन पे ये सर्कुलेट होती हैं, सरकम नेविगेट करती हैं पूरे अर्थ को, यानी पूरे अर्थ में चारों तरफ घूमती हैं। ओशन करंट के बारे में ये है। और इनका इनकी ये क्या है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। हीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, कि जैसे आपको पता है कि हीट, इक्वेटर जो है हीट सरप्लस रीजन है, पता है ना ये बात? इक्वेटर पे हीट ज्यादा है, और हीट डेफिसिट रीजन जहाँ पे हीट नहीं है वो है आपका कोल्ड वाटर पोल पे, ठीक है ना? ये दोनों है। अब क्या होता है कि वार्म वाटर को अगर वहां पे लेके जाना है पोल की तरफ, और वहां से ठंडे पानी को लेकर आना है इक्वेटर की तरफ, तो ओशन करंट से बढ़िया कोई रिसोर्स, कोई तरीका नहीं है। तो ओशन करंट जो होती हैं वो दो तरीके से होती हैं, जो इक्वेटर की तरफ से जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सन होता है, सन का आपको पता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जाएगा ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जाएगा। तो सन पूरे साल जो है ये इक्वेटर के आसपास रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहेगा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहने की वजह से यहाँ पे गर्म करेगा इस वाटर को। यहाँ से जो करंट निकलेंगी, वाटर निकलेगा, वो रहेगा गर्म, ठीक है? और ये पोल की तरफ जाएगा। दूसरा जो वो है आर्कटिक साइड या एंटार्क्टिक साइड, जो कि पोल का साइड है। यहाँ पे कैसा रहेगा? कोल्ड करंट रहेंगी। तो दो तरह से करंट रहेंगी, वार्म करंट एंड कोल्ड करंट, और ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत हेल्प करती हैं। अब ये करंट किस वजह से बनती हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया। विंड इसके ऊपर फोर्स लगाता है। विंड तो पता है कि हमारे यहाँ विंड जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, लेकिन एक होती है आपकी ट्रेड विंड्स, जिनको प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं, ट्रेड विंड्स। दूसरी होती हैं आपके वेस्टर्लीज, तीसरी होती है ईस्टर्लीज। अब उसमें पोलर ईस्टर्लीज हैं, वेस्टर्लीज हैं, लेकिन 3 मेन हवाएं हैं जिनका अभी नाम याद कर लो, एटमॉस्फेयर में हम लोग पढ़ेंगे। कौन-कौन सी विंड्स भाई? ट्रेड विंड्स, बोलो कौन सी? ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ठीक है ना? अब इतना 3 याद रखो। ये हवाएं होती हैं, ये पूरे प्लेनेट पे चलती है, इसलिए को प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं। इसके बाद में, इसके अलावा इंसोलेशन, इंसोलेशन इफेक्ट डालता है। इंसोलेशन क्या होता है? व्हाट इज इंसोलेशन? तो इंसोलेशन जो है वो है सन का कितना रेडिएशन अर्थ के ऊपर पहुंच पाता है। जो सन का वो रेडिएशन जो अर्थ पर पहुंच पाता है वो इंसोलेशन कहलाता है, ठीक है? उसकी भी, यानी जो गर्मी पैदा करता है उसकी भी, वो भी वजह है करंट, ओशियन करंट के फोर्स के पीछे जो फोर्सेस हैं। ग्रेविटी फोर्स है, और उसके अलावा ग्रेविटी पता ही है इन्फ्लुएंस करेगी करेगी, और अर्थ के रोटेशन की वजह से, रिवोल्यूशन की वजह से, रोटेशन की वजह से डेवलप होता है कोरिलियस फोर्स, ठीक है? वो भी रिस्पॉन्सिबल है ओशन करंट के बनने में, ठीक है? ये डोमिनेंट फोर्सेस, विंड्स के बारे में मैंने बता दिया कि ट्रेड विंड्स, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, और वाट ये भी मैंने बता दिया था उस दिन। और कि वार्म वाटर जो होता है वो ऊपर होता है, और जो कोल्ड वाटर होता है वो भारी होता है, डेंसर होता है, वो नीचे सिंक करता है। तो एक सर्कुलेशन इसमें बनता है, सर्कुलेशन होता है इससे। इंसुलेशन मैंने बता दिया था कि क्या है, और उसके बाद में, एक मिनट, इसमें आपको लिखने में काम आएगा, ठीक है? फैक्टर जो मॉडिफाई करते हैं, करंट को चेंज करते हैं, वो कि कोस्टलाइन जो होता है वो, कोरिलिस फोर्स जो डिफ्लेक्ट करता है पाथ को। अब कोरिलिस फोर्स का मेन वर्किंग आप एटमॉस्फेयर में पढ़ोगे, ठीक है? यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि कोरिलिस फोर्स जो होता है वो कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे डिफ्लेक्ट करता है विंड को, कैसे क्या करता है, वो पूरा डिफ्लेक्शन रोटेशन की वजह से होता है। वो मैं आपको फिजिक्स उसका समझा दूंगा इन एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर हम उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि विंड विंड पढ़ाते वक्त इसको जरूरी पढ़ाना होता है, ठीक है?
तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया था, आई थिंक लास्ट क्लास में कर लिया था, तो मैं उस पर बात नहीं कर रहा। और ओशन करंट के बारे में मैंने बताया था यहाँ पे कि लो स्लो सरफेस मूवमेंट, सरफेस बोल रहा है मूवमेंट ऑफ द वाटर है, तो स्लो नहीं है, तेज सरफेस मूवमेंट होता है वाटर का। तो वहाँ पे 1 को हटा के बाकी 2, 3, 4 था, वो आंसर मैंने यही बता दिया था। फिर मैंने आपको करंट्स के बारे में पूरा नाम याद करवाए थे, इनको मार्क करवाया था कि लेब्राडोर और नॉर्थ अटलांटिक। मैंने देखिए आपको कैलिफोर्नियन करंट जो कोल्ड करंट बताया था, कैलिफोर्नियन करंट, पेरिवियन करंट या हम्बोल्ट, और उसके अलावा फॉकलैंड करंट, और आपका जो है लेब्राडोर, कैनरी करंट, बेंगुएला, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन एंड ओइसियो, ये सब कोल्ड करंट के बारे में बताया था। उसके अलावा आपको मैंने बताया था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है ये गल्फ स्ट्रीम, उसके अलावा अलास्का रेंज के अंदर जो है अलास्कन और उसके अलावा जो है आपका ब्राजीलियन करंट एंड अगुलास, सोमालियन करंट और कोरोसियो, लेविन, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये सब वार्म करंट्स हैं, ठीक है। और इन दोनों जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती हैं, वहाँ पे पानी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, और वो बहुत ही डाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, और इस तरीके से जो है ये वहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनाता है, तो ये है। और उसके अलावा जो है गायर्स होते हैं, गायर मतलब ये जो गोल-गोल हो रहा है ना, ये पूरा घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गायर। तो नॉर्थ अटलांटिक गायर देख लो, अटलांटिक साउथ अटलांटिक गायर, इंडियन गायर, यानी पूरा जो सर्कमनेविगेट करता है पूरा, तो उसमें जो बीच में मतलब पार्ट बन जाता है, वो एक तरह से गोला बन जाता है, उसको गायर कहते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक, अब यहाँ पे कुछ रीज़न है जिनको आपको याद रखना है, रट्टा मारना है। एक तो आपको याद रखना है किसको, न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड क्या है? यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट जहाँ मिलती हैं, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जहाँ मिलती हैं, मैंने आप लोगों को मार्क करवाया था कि वहाँ पे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, कराया था। नावा स्कोटिया के बगल में न्यू फाउंडलैंड आइलैंड कराया था ना? बोलो भाई, लेब्राडोर है, क्यूबेक है, वहीं पे न्यू फाउंडलैंड है? आप लोगों ने मार्क किया होगा। तो न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, वहाँ पे मतलब उसके नाम सर, जहाँ पे ये गल्फ स्ट्रीम मिलती हैं, और गल्फ स्ट्रीम मिलती है, और जहाँ पे जो है ये आपका लेब्राडोर करंट मिलती है, दोनों करंट जहाँ मिलती हैं उस जगह पे फॉगी एरिया होता है, डेंजरस फॉर शिपिंग होगा, लेकिन फिशिंग ग्राउंड बहुत अच्छा होगा, यहाँ पे फिशेस बहुत पाई जाती हैं। इसको न्यू फाउंडलैंड कहा जाता है, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं, तो ये फिशिंग ग्राउंड बनाता है। दूसरा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट किसको कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये जा रही है, तो इसकी एक स्ट्रीम, दो स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है ये। एक स्ट्रीम तो इसकी ऐसे घूम जाती है, जो गायर बना रही है, दूसरी स्ट्रीम इसकी ड्रिफ्ट हो जाती है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ अटलांटिक की तरफ। और जब ये नॉर्थ अटलांटिक की तरफ होती है, तो इसकी भी फिर दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो ये लेब्राडोर की तरफ चली जाती है, और एक जो होती है ये मतलब आपकी चली जाती है नॉर्वेजियन सी वगैरह की तरफ। तो जब ये जो नॉर्वेजियन सी की तरफ जाती है, यहाँ पे पोर्ट नॉर्वे के अंदर नॉर्विक होता है, उसके अलावा क्या नाम है, हैमरफेस्ट होता है। ये ऑपरेशन होते हैं विंटर में भी, और सेम लैटिट्यूड पे उस समय रशिया का जो वाटर होता है वो फ्रीज हो गया होता है। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों होता है? तो उसकी वजह है गल्फ स्ट्रीम। ये जो करंट है गल्फ, ये जाके यहाँ के पानी को यहाँ के बर्फ को पिघला देती है, गर्म करंट है। और ऐसा कोई फिनोमिना रशिया के वाटर में उधर नहीं है, तो सेम लैटिट्यूड पे रशिया वाला वाटर फ्रीज होता है, एकदम जमा होता है, और रशिया नहीं निकल पाता है वहां से। और यहीं पे नॉर्वेजियन जो पोर्ट होते हैं, वो क्या है, नॉर्वेजियन और इधर नॉर्वेजियन सी के अंदर जो पोर्ट हैं, वो सब क्या नाम है, चालू होते हैं, ठीक है, उसी सेम लैटिट्यूड में। गैटिंग? समझ रहे हो बात को? ये ड्रिफ्ट है, इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि, या क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो आप ये समझिए कि गल्फ स्ट्रीम जो है, जो जा रही है, उसकी पहली एक ब्रांच जो कि गायर बनाएगी, ठीक है, सरगासो सी जो बनाएगी, उससे ऊपर जो जाओगे तो वहां पे ड्रिफ्ट होगी, एक फॉकलैंड आइलैंड की तरफ इधर चली जाएगी, क्या नाम है, लेब्राडोर की तरफ, और दूसरे न्यू फाउंडलैंड आइलैंड की तरफ, और दूसरी जो है चली जाएगी किधर, नॉर्वेजियन सी की तरफ। तो ये स्ट्रीम जो ड्रिफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और इसकी वजह से होता यह है कि रशिया में सेम लैटिट्यूड पे जो जमा हुआ होता है पानी, और यहीं आपका यूरोप की साइड में ये पूरा पूरा पिघला पिघला हुआ होता है। गेटिंग? बात आ गई समझ में?
जिसको नहीं समझ में आया मुझे पूछ लीजिएगा, क्योंकि कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इधर आ रहे हैं, मैं प बता दे रहा हूँ क्योंकि सब एसोसिएटेड है, तो बता दे रहा हूँ, उसको समझिएगा। इसके बाद में क्या होता है, कोल्ड करंट कैनरी आइलैंड के पास से पास हो रही है, इसको कैनरी करंट कहते हैं। कैनरी करंट के बारे में ये है कि देखिए कैनरी आइलैंड यहाँ पे मैंने आपको मार्क करवाया था सहारा डेज़र्ट के बगल में, मार्क करवाया था, देखो, करवाया था ना? तो यहाँ से यहाँ पे देखिए आपका जो है एक करंट आ रही होती है, ठंडी करंट होती है, ऊपर से आ रही होती है। ये नॉर्थ अटलांटिक करंट्स के तरफ से, और ये जो है कैनरी करंट कहलाता है। कैनरी करंट जो होती है ठंडी करंट है, और ये डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है सहारा डेजर्ट को। अब ये डिसिकेटिंग इफेक्ट क्या होता है, डिसिकेटिंग इफेक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। यही बता दे रहा हूँ ताकि बाद में कहूंगा कराऊंगा तो रिवीजन हो जाएगा। रिदा ध्यान से सुनना, सुन रही हो मोनी? मोनी सुन रही हो? अच्छा, गुस्से में हो क्या? सुन लो, ठीक है, सुनो। नदीम सुन रहे हो ना? तो नदीम से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, नदीम। ठीक है, देखो नदीम ने बता दिया, लेकिन फिर भी आप लोग सुन लो। देखो कन्वेक्शन रेनफॉल होता है, कन्वेक्शन रेनफॉल का मतलब ऐसे मोटा मोटा समझ लो, अभी फिर एटमॉस्फेयर में पढ़ाऊंगा। एवोपरेशन हुआ, यानी पानी है यहाँ पे, पानी से वो आपको एवोपरेशन तो पता ही होगा सब लोगों को, कि मतलब क्या होता है, सूरज जो होता है, सन की लाइट जब पड़ती है तो धीरे धीरे वाटर एवोपरेट होता है, पता है ना? ये तो पता ही है। तो वो वाटर जो एवोपरेट होता है वो ऊपर जाता है और क्लाउड बनाता है, ठीक है, क्लाउड बनाता है। और क्लाउड से जो बारिश हो जाती है, वो बारिश क्यों हो जाती है ये भी पूछ सकते हो मुझसे, अगर पूछना चाहो तो। वो जो मैं आगे बताऊंगा भी एटमॉस्फेयर में, लेकिन यहाँ पूछना चाहो तो भी पूछ सकते हो, अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ, नहीं तो नहीं बताऊंगा। बताओ। हाँ, तो ताकि ध्यान से सुनो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भूल जाते हैं लोग कि दिमाग खराब हो जाता है। देखो, अब ये जा रहा है बादल बनाने के लिए। एक जो बादल कैसे बनते हैं उसको सोचो। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, कोई डस्ट पार्टिकल है, उस पे जा जाके चिपक रही हैं, वाटर जो है वो इवेपोरेट होके जा जाके चिपक रहा है, यानी कि वाटर पार्टिकल उसके चारों तरफ मान लो जाके चिपक रहा है, ठीक है। एक उस डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ जब जाके ये वाटर पार्टिकल चिपक रहे हैं, वही तो बादल है। अब वो जो बादल है, वो जो डस्ट पार्टिकल है उसकी कुछ होल्डिंग कैपेसिटी होती है, या एयर जो है वहां पे जो एयर है उसकी एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है, कि भाई इतना अगर इस तरह की एयर है, एयर के अंदर जा जाके वो एयर मॉलिक्यूल जो हैं उनके पास ऊपर वाटर मॉलिक्यूल जा जाके जम रहे हैं जैसे भी, और वो बादल बना रहे हैं, ठीक है। एक मोटा मोटा एग्जांपल समझ लो ताकि दिमाग में चला जाए अभी। तो बाकी फिनोमिना साइरस कैसे बनता है और कैसे बनता है वो मैं आगे बताऊंगा, किस तरह के क्लाउड होते हैं, कॉम्बोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, वो सब बाद में बात करेंगे। बस इतना समझो कि क्लाउड जो है उस पे जाके वाटर ऐसे जाके चिपक रहा है, अब उसकी एक होल्डिंग कैपेसिटी है एयर की, ठीक है ना। अगर वो एयर की होल्डिंग कैपेसिटी 100 है, मान लीजिए जैसे कोई आदमी है ना, वो अपने ऊपर 100 किलो वजन उठा सकता है। अब उसके ऊपर आपने 10 एक और रख दिया, 100 किलो रख सकता है, 90 किलो तक तो ठीक है, खड़ा रहेगा, लेकिन 100 किलो से जैसे ही ज्यादा होगा गिर जाएगा। यही उसका हाल है, यानी वाटर पार्टिकल जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। अब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी है 100 मान लो। अब जैसे ही वो 100 पे पहुंचा, इसको बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सेचुरेशन पॉइंट या ड्यू पॉइंट, क्या बोलते हैं? या ड्यू पॉइंट, बस वहीं से वो छोड़ देगा। अब उसके बर्दाश्त नहीं, वहां से गिरना शुरू हो जाएगा, बस वहीं रेनफॉल शुरू हो जाता है, इसको परसिपिटेशन कहते हैं। तो जब तक क्लाउड बनता रहेगा, जब तक पानी ऊपर चलता रहेगा और एक सेचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक बारिश नहीं होगी। जब सेचुरेशन पॉइंट, जिसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, कितनी हो जाती है? 100%। अभी अगर आप नेट पे देखोगे तो अभी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बारिश कहीं होने वाली होगी तो लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। 99 जैसे ही 100 होगा रिलेटिव बारिश हो जाएगी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 नहीं पहुंचता है तब तक बारिश नहीं होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिखाएगा, अभी अगर आप देखोगे मौसम में दिखाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 65 70 ऐसे कुछ 80 ऐसे कुछ दिखाएगा, 65 दिखाएगा। बारिश नहीं होनी होगी 60 65 45 ऐसे। तो नमी कितनी है? अगर 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो बारिश हो जाएगा। तो कन्वेक्शन रेनफॉल क्या होता है कि एवोपरेशन होता चला जाता है, एवोपरेशन होता चला जाता है, बादल बनते चले जाते हैं। एक सैचुरेशन पॉइंट पर जब पहुंच जाता है, एयर सैचुरेटेड हो जाती है, एयर यानी उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो खत्म हो जाती है, उससे ज्यादा वो होल्ड नहीं कर सकता। तो क्या होता है कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचने के बाद, ड्यू पॉइंट पे पहुंचने के बाद बारिश करना, प्रेसिपिटेशन करना शुरू कर देता है। इस तरह की रेनफॉल को कन्वेक्शन रेनफॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन रेनफॉल। ठीक है, ओके। रिदा समझ में आया? हाँ,
अब इसको और मैं डिटेल में रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है और क्या नाम है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है। इसके लिए मारा भी है लोगों को। याद है ना? ये पूछ के मैंने बच्चों की पिटाई भी की थी। क्योंकि अगले दिन नहीं बता पाए थे मैंने तो कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और क्या नाम है आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या फ़र्क है, नहीं बता पाया था तो मैंने पिटाई भी की थी, 1-2 लोगों को मारा था। मतलब लड़कों को, लड़कियों को तो नहीं मारता हूँ, क्या करूँ? लेकिन फिर भी पिटने लायक सब काम सभी करते हैं। अच्छा नदीम बताओ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और क्या नाम है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या फ़र्क है पता है? पढ़ा था लेकिन पहाड़ों की वजह से जो रेनफॉल होता है यानी बैरियर पहाड़ आ गया जैसे कि हवा है, हवा नीचे से जा रही है तो वो गर्म है मतलब ऐसे और जब वो ऊपर जा रही है तो ठंडी होती जा रही है, ठंडी होती जा रही है तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो गई है। ऊपर जाने पे गर्म हवा की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जब हवा ठंडी हो जाती है होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो वो जल्दी सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच जाती है। तो वही हवा जो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ नीचे उसकी होल्डिंग कैपेसिटी थी 100 लेकिन और उसके पास 80 मॉइस्चर था। अब वो हवा जब ऊपर गई तो उसकी जब ऊपर पहुँची हिल पे, टॉप हिल पे, तो वहाँ पे क्या हुआ उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसके पास ह्यूमिडिटी है 100 ही 80 ही, लेकिन 100 नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी 80 ही है। तो 80 से ज़्यादा जैसे ही थोड़ा-सा भी उसमें मॉइस्चर ऐड होगा वो बारिश कर देगी। यानी वही चीज़ जो है, जो यहाँ पे मतलब जो जैसे समझ लो इंसान है, इंसान ज़मीन पे चलेगा तो वो 100 किलो भी लेके चल सकता है, लेकिन ऊपर और 100 किलो तक वो नहीं गिरेगा, ठीक है? ये माना जाता है। लेकिन अगर वो पहाड़ पे चढ़े तो 80 में ही गिर जाएगा, ऐसे ही याद कर लो तो याद हो जाएगा। यही मैंने पहले भी एग्ज़ाम्पल दिया था कि अगर अगर आप जो है यहाँ पे मतलब पहाड़ पे चढ़ रहे हो, यहाँ पे 80 रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी मतलब ह्यूमिडिटी जो है 80 है, लेकिन बारिश नहीं करेगा यहाँ पे ज़मीन पे। लेकिन जैसे-जैसे ऊपर जाएगा, वहाँ पे क्या होगा इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी एयर की और वो छोड़ देगा जो भी उसके पास आएगा। वो कहाँ जैसे ऊपर गया तो ऊपर ठंडी हो गई है, ठंडी होने की वजह से उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हुई और वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँच गया। 80 ही वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट है और बारिश हो गई। ठीक है? 80 पे ही वो बारिश उतना ही मॉइस्चर लेकर उसने बारिश कर दी पहाड़ पर लेकिन नीचे नहीं की। तो जिस साइड में बारिश होती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। क्या बोलते हैं? पहाड़ के जिस साइड में बारिश होती है यानी जैसे एक पहाड़ है, इधर से हवा चढ़ी, इस साइड में बारिश कर दी। तो यहाँ बारिश हो गई लेकिन इस साइड में बारिश नहीं होगी। तो इसको विंडवर्ड साइड बोलेंगे और इसको लीवर्ड साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीवर्ड। हाँ, तो विंडवर्ड साइड में बारिश होगी, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होगी। लेकिन इस तरह के रोल को ओरो मतलब होता है पहाड़। ओरो मतलब क्या होता है? पहाड़। और ओरोजेनी मतलब पहाड़ का बनना और ओरोग्राफिक मतलब पहाड़ की वजह से बनना। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं इसको। गेटिंग? और उसके बाद में एक इन्होंने बताया साइक्लोनिक रेनफॉल। लेकिन आज के जो लोग हैं वो थोड़ा-सा इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं साइक्लोनिक को भी। साइक्लोनिक रेनफॉल कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है? एक टेम्परेट साइक्लोन। और टेम्परेट साइक्लोन को फ्रंटल साइक्लोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटल साइक्लोन। तो कहीं-कहीं किताबों में आप देखोगे फ्रंटल रेनफॉल लिखा रहता है, साइक्लोनिक नहीं लिखा रहता है, फ्रंटल लिखा रहता है, ठीक है? कहीं पे साइक्लोनिक रेनफॉल जैसे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो बहुत ही स्पीड में आते हैं, बहुत तेज आते हैं, साइक्लोन की वजह से होते हैं। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते, लेकिन वो फ्रंट बनाते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और क्या नाम है ऑक्लूडेड फ्रंट, अलग-अलग तरह के फ्रंट बनाते हैं और वो फ्रंटल रेनफॉल कहलाता है। फ्रंट FRONT फ्रंटल रेनफॉल। तो फ्रंटल रेनफॉल या टेम्परेट रेनफॉल, दूसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो और भी कैटेगरी में लेकिन 3 मेन है क्योंकि फ्रंटल रेनफॉल एक तरह से साइक्लोनिक रेनफॉल का ही एक फॉर्म है, इसलिए उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल को, एक तो टेम्परेट और दूसरा ट्रॉपिकल। तो इसलिए मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होने का है, 3 ही तरीके हैं लेकिन उसको भी सब डिवाइड है वो। इसलिए कहीं-कहीं पे लोग और डिवाइड करके उसको फ्रंटल रेनफॉल लिख देते हैं। तो ये रेनफॉल है। यहाँ पे क्या होता है मैंने बताया कि जो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे एवापोरेशन ज़्यादा होता है। एवापोरेशन ज़्यादा होगा तो जो हवा है वो सैचुरेशन पॉइंट पे ड्यू पॉइंट पे पहुँचेगी और वहाँ से बादल बनेंगे और बारिश हो जाएगी। वहाँ पे जो एयर है वो बारिश करवा देगा। वहाँ से जो बादल है वो बारिश करवा देगा। लेकिन ये जब गर्म होगा नीचे तब ये एवापोरेशन भी होगा और तब बारिश होगी। लेकिन अगर ठंडा हो जाए तो ना एवापोरेशन होगा, ना सैचुरेशन पॉइंट पे पहुँचेगा, ना बारिश होगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? यानी यानी कि बारिश को डिस्करेज कर देना। एक डिसिकेटिंग इफेक्ट को समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी समझाई है। समझ में आ गया? अगर गर्म करंट होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, जल्दी से बादल सैचुरेट होंगे, बारिश हो जाएगी कन्वेक्शन रेनफॉल। लेकिन अगर
वहां पे ठंडी करंट आ जाए तो एवापोरेशन नहीं होगा, एवापोरेशन उतना ज्यादा नहीं होगा और इसलिए सेचुरेशन पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, इसलिए बारिश नहीं होगी। तो ये बारिश का ना होना इज कॉल्ड डेसिकेटिंग इफेक्ट, इसीलिए सहारा डिजर्ट में बारिश नहीं होती है। और बारिश नहीं होने की जो एक वजह है, वन ऑफ द रीजन, और भी रीजन है लेकिन वन ऑफ द रीजन जो है वो है कैनरी करंट का वहां पे मौजूद होना। और इसीलिए जितने भी करंट, कोल्ड करंट है, उनके बगल में ही आपको डिजर्ट मिलेंगे, बड़े डिजर्ट। कैलिफोर्नियन करंट के बगल में देखो वहां पे कोल्ड करंट मिलेगी तो बगल में डिजर्ट मिलेंगे, कोल्ड करंट तो बगल में डिजर्ट। कोल्ड करंट कैलिफोर्नियन करंट देख लो, कैलिफोर्नियन डिजर्ट। आप पेरुवियन करंट देख लो, अटाकामा डिजर्ट। आपने कैनरी करंट देख लो, सहारा डिजर्ट। ठीक है, गेटिंग? क्योंकि ये डिसिकेटिंग इफेक्ट दे देती हैं, ये बारिश नहीं होने देती हैं। अटाकामा डिजर्ट सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है क्योंकि पेरुवियन करंट बहुत ठंडी करंट है, एकदम सीधे वहां से आ रही है अंटार्कटिक से। तो इसलिए वो एकदम ठंडी करंट है, वहां पे डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है, बारिश एकदम ड्राई होता है, बारिश होती ही नहीं है अटाकामा डिजर्ट में। ठीक है, सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट है। आई होप कि आपको बात समझ में आएगी। तो अगर पूछते हैं कि कोल्ड करंट, यहाँ कोल्ड करंट जो है वो डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से जो है वो डिजर्ट होता है यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन पे, क्योंकि वेस्टर्न मार्जिन पे ये करंट पाई जाती है, इसीलिए वेस्टर्न मार्जिन पे ही ज्यादातर जो डिजर्ट है कॉन्टिनेंट पे वो वेस्टर्न मार्जिन पे ही है, यानी वेस्टर्न साइड में है। और इसकी एक वजह जो है डिसिकेटिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड करंट है। अगर ये कहा जाए तो आप इस बात को समझ पाए इतना बैकग्राउंड समझाने के बाद? बोलो भाई, अरे बोल भी दो। बता दिया करो भैया। तो डिसिकेटिंग इफेक्ट टू द सहारा डिजर्ट ये देते हैं। थोड़ा सा मुझे देखो, उसके बाद में सरगासो सी है। सरगासो सी मैंने कल बता दिया था। सरगासो सी गल्फ स्ट्रीम और क्या नाम है कैनरी करंट वगैरह मिलकर ये क्या बनाते हैं, सरगासो सी बनाते हैं। वहां पे वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, सी वीड होता है सरगासम, जिसके नाम पे इसका सरगासो सी नाम पड़ा हुआ है। ये न्यूट्रिएंट डिवॉइड होता है, यानी न्यूट्रिएंट्स में नहीं होती, पुअर जो है मैरिन लाइफ यहाँ पे होती है। ये मैंने बता दिया था। साउथ अटलांटिक, अच्छा साउथ अटलांटिक के अंदर जो है बाहिया ब्लैंका, बाहिया ब्लैंका किस जगह को कहते हैं? बाहिया ब्लैंका मैंने बताया था आपको, मार्क करवाया था, याद करो। बाहिया ब्लैंका मार्क करवाया था ना, जहां पे फॉकलैंड करंट और ब्राजीलियन करंट मिलती है, वहां पे एक जगह है बाहिया ब्लैंका, मैंने आपको बताया था वो इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड है। तो कुछ कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बाहिया ब्लैंका में कौन है, तो याद रखना यही क्वेश्चन आता है कि ब्राजीलियन करंट एंड फॉकलैंड करंट वहां पे मिलती है। और फॉकलैंड करंट जो है फॉकलैंड आइलैंड की वजह से कहते हैं, और फॉकलैंड आइलैंड जो है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है? ओके। और फॉकलैंड करंट मैंने मार्क करवाया था ना, फॉकलैंड करंट। ठीक है, तो फॉकलैंड आइलैंड है वहां पे, और वहीं पे ब्राजीलियन करंट पे जो इधर से ठंडी वाली जा रही है, ब्राजीलियन करंट के बगल में वहां पे। और वहां मैंने बाहिया ब्लैंका भी मार्क करवा रखा है, करवा रखा है आप लोगों को, याद करो। मैप में देखो, करा होगा, करा है मार्क। बाहिया ब्लैंका मैंने कराया था आपको, साउथ अमेरिका के मैप में करा होगा। उसके बाद में फिर आप देखो कि बैंगवेला, बैंगवेला करंट जो है ठंडी करंट है, ये कोल्ड करंट है, डिसिकेटिंग इफेक्ट देती है। आप डिसिकेटिंग इफेक्ट बताने की जरूरत तो है नहीं, डिसिकेटिंग इफेक्ट समझ में आ गया। नामिब डिजर्ट को किसको देती है? नामिब डिजर्ट को। ठीक है, कौन दे रहा है? नामिब डिजर्ट को डिसिकेटिंग इफेक्ट, बैंगवेला करंट ठंडी करंट है, मैंने बता दिया इसको भी। तो यहाँ मैंने आपको सारा बता दिया कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी, मतलब नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट, और मैंने इस तरह से सारे करंट आपको बता दिए हैं। और यहाँ मैंने आपको ये भी बता दिया है कि भाई डिसिकेटिंग इफेक्ट किसको किसको कौन दे रहा है। अब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, डाइंग कौन कौन सी करंट है, कौन सा है, बाकी आप होमवर्क है आपका, कर लीजिएगा इसको, ये पढ़ लीजिएगा स्लाइड्स। और कोरोशियो और ओइशियो दोनों के मिलने की वजह से यहाँ पे फिशिंग ग्राउंड बनता है, कहाँ? जापान के पास। कोरोशियो ओइशियो यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे गरम गरम करंट और ठंडी करंट मिलती है, नाम से भी जाहिर है। अब यहाँ पे ये आपने पढ़ लिया, करंट मैंने बता दिया, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है अपवेलिंग। अपवेलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा एकमैन स्पाइरल। क्या पढ़ना पड़ेगा? एकमैन स्पाइरल। क्या पढ़ोगे भैया? कभी सुना है नदीम? एकमैन ड्रिफ्ट या एकमैन स्पाइरल सुना है कभी?
चलो नहीं पढ़ा तो यहाँ पे लो, एकमैन लेयर या एकमैन स्पाइरल, ये जो है ना इसको पढ़ना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझाना जरा मुश्किल काम है। तो एक काम करिएगा, इसके लिए आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा, क्योंकि ये एकमैन स्पाइरल वैसे ही समझ में आएगा ही नहीं, वो मैं कितना भी बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ चीज है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, या कर लीजिए आप लोग। Which of the following factor are responsible for changing the regular direction of the current in the ocean, Indian Ocean? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, उसको देख लीजिएगा घर पे। यहाँ पे ये बोला है द इम्पोर्टेंट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन द रीजन वेयर, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा रिदा? रिदा बताएगी सबसे पहले, विच वन इज द आंसर? 2013 यूपीएससी प्रीलिम। तुम बताओ, रिदा बताएगी, रिदा बताओ। बोलो भाई, मैंने क्या बोला था, जहां ठंडी और गर्म करंट मिलती हैं वहीं पे तो सबसे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। न्यू फाउंडलैंड, भाइया ब्लैंका, वो सब बताया नहीं है? बताओ रिदा, आवाज नहीं आ रही है? बताओ, क्यों ए क्यों नहीं होगा? हैं? ए क्यों नहीं होगा? बोलो रिदा, बोलो। नदीम तुम बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक। मतलब बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे और वो लगा देंगे, क्योंकि वो सिर्फ ये देखेंगे कि वार्म एंड कोल्ड करंट मिल रही है, बात खत्म, धड़ाक से ये लगा दिया, निकल गए। तो ये बेवकूफी नहीं करिएगा, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक लिखा हुआ है, ओशियनिक करंट की बात होनी है, ठीक है, ना कि एटमॉस्फेरिक। ऐसे भी कंफ्यूज करते हैं प्री के अंदर, ठीक है, तो प्लीज कीप इन माइंड। और इसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे रखा है, ये कंफ्यूज करने के लिए था सिर्फ, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में कौन सी मिल रही है? लेब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम, राइट। भाइया ब्लैंका में फॉकलैंड करंट एंड ब्राजीलियन करंट। जापान कोस्ट पे आपको मिल रही है कोरोशियो और ओइशियो, राइट। ठीक है रिता, समझ में आ गया? ठीक है। इसमें एक बहुत दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइट, तो आसानी से समझ में आ जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लेकिन इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर, तो यहाँ पे करंट ही इंपॉर्टेंट था, उसमें वेव उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अप वेलिंग, डाउन वेलिंग और टाइट दोनों इंपॉर्टेंट है। अप वेलिंग is a phenomena that is very important, ओके। और उसको समझाना थोड़ा मुश्किल है, मुझे हर बार बड़ी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है इस चीज को समझाने में। बिकॉज क्या होता है ना कि जो साइंस जिन्होंने नहीं पढ़ी है, जिन्होंने साइंस पढ़ी उनके लिए तो आसान है समझना, वो cos थीटा sin थीटा एंगल रिजल्टेंट सब समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ी है ना, उनके लिए रिजल्टेंट और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वो समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कोऑर्डिनेट मतलब एक्चुअल में ना नदीम, इसमें कोऑर्डिनेट समझाना पड़ता है, पता है ना, आप वेलिंग डाउन वेलिंग पढ़ा है ना। तो जो जिन लोगों ने कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट और रिजल्टेंट, तो उनके लिए ना अब वेलिंग समझना जरा बड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है, वो सोचते हैं यार ये कैसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एकमैन स्पाइरल समझना आना ही मुश्किल होता है। तो आज मेरा तुम लोगों को होमवर्क ये है कि एक बार एकमैन स्पाइरल समझने की कोशिश करना प्लीज। एकमैन स्पाइरल, ठीक है, अप वेलिंग समझने के लिए और डाउन वेलिंग समझने के लिए। अगर एकमैन स्पाइरल समझ में आ गया तो हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा एकमैन स्पाइरल को समझिएगा, फिर मैं कल बहुत अच्छे से उसको क्लियर कर दूंगा, ओके। क्या कहती हो रीता, कर लोगी? एकमैन स्पाइरल, एकमैन यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, एकमैन स्पाइरल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एकमैन स्पाइरल।
अब यहाँ देखो ये बता रहा है 45 डिग्री पे मुड़ गया, यहाँ मुड़ गया, सरफेस लेयर, ये लेयर, वो लेयर, अब ये दिमाग खराब कर देगी। अब इसको समझाने में मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा पढ़ के आइएगा, ताकि मेरे लिए समझाना आसान है। अब वेलिंग को समझने के लिए होमवर्क ये है, मतलब आप डालिएगा अपवेलिंग एंड एकमैन स्पाइरल, उसमें ऐड करके होमवर्क डाल दीजिए, ताकि कल ये लोग करके आएँ, थोड़ा-सा उस पे काम करके आएँ, ताकि मैं समझाऊँ इस तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए समझाना। क्या कहते हो? नदीम, तुमने एकमैन स्पाइरल वगैरह पढ़ा है नदीम, नहीं पढ़ा? हैं? यानी अपवेलिंग तो पढ़ा होगा? तो अपवेलिंग का मैकेनिज्म बिना एकमैन स्पाइरल समझे समझ ही नहीं सकते, ठीक है ना? और इसीलिए ऐसे मेरी ज्योग्राफी ऑनर्स तो लोग करवा देते हैं, लेकिन मैकेनिज्म नहीं समझाते बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का। अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा जब एटमॉस्फेयर, जो जियोमॉर्फोलॉजी तो ठीक मैप वैप देखना तो बता ही देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो रियल में मैप कैसे देखना है और फिर एटमॉस्फेयर में जब आप अभी घुसोगे ना, तो देखिएगा कि कॉलेज वाले कितना कम पढ़ाते हैं। मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट पढ़ाना है, लेकिन कितनी चीज़ें जो होती हैं, जो सिर्फ़ हमें पढ़ा देते हैं कि हाँ, ये ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे वजह क्या है नहीं बताते। बहुत बार ऐसा होता है, जबकि बताना चाहिए, क्योंकि भई आप ऑनर्स कर रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से बताना चाहिए कि नहीं? हाँ, बस बता दो। जबकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी सीखने को मिल रही होंगी, अभी मिल गई होंगी बहुत सारी और आगे मिलेंगी, जो आपने अगर ये ये नहीं पढ़ते और अभी तो बहुत कम पढ़ा है तुमने, अभी पढ़ोगे आगे, तो पता चलेगा अगर ये नहीं पढ़ते तो ज्योग्राफी करने के बाद भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती, जबकि जब तुमने ज्योग्राफी ऑनर्स कर रखा है कि नहीं है? ऐसा होता है, मैंने फ़ील किया है लोगों को नहीं पढ़ाते। तो एकमैन स्पाइरल को ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे और ये बेसिकली साइंस से रिलेटेड है। इसमें स्पाइरल जो बनता है वो साइंस से रिलेटेड है और रिजल्टेंट वगैरह का खेल है थोड़ा-सा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेशन वाला, कोऑर्डिनेट्स वाला रिजल्टेंट वाली बात है। तो उसमें ये है कि कैसे मूवमेंट होगा, किधर से विंड फ़ोर्स लगेगा, किधर से कोरिलिस फ़ोर्स लगेगा और कैसे फिर उसका रिजल्टेंट आएगा, कैसे मूव होगा और फिर उससे अपवेलिंग कैसे होगी। तो ये थोड़ा-सा है, एकमैन स्पाइरल को समझने के बाद ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसको होमवर्क में डाल दो, ये लोग कोशिश करेंगे समझने की। सामान्य क्योंकि पढ़ रखा है ऑलरेडी साइंस और आपने भी पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मुझे कम मेहनत करनी पड़ेगी, जब एक बार समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा तो मैं उसको एकदम मतलब अच्छे से फिनिशिंग लाइन पे पहुँचा दूँगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो काम और ये जब एक बार पढ़ लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो कल अपवेलिंग डाल दो, अपवेलिंग एंड एकमैन स्पाइरल। इसी में एकमैन स्पाइरल जब समझ में आ जाएगा तो एकमैन ट्रांसपोर्ट भी समझ में आएगा। एक्चुअल में समझना है एकमैन ट्रांसपोर्ट। लेकिन उस एकमैन ट्रांसपोर्ट को समझने के बाद ही अपवेलिंग समझ में आएगी। लेकिन एकमैन ट्रांसपोर्ट समझने के लिए एकमैन स्पाइरल समझना पड़ेगा। तो ये पूरा रिलेटेड है, यानी एकमैन स्पाइरल, एकमैन लेयर, एकमैन स्पाइरल, एकमैन ट्रांसपोर्ट और उसके बाद अपवेलिंग समझ में आएगी। और इनमें से कुछ भी नहीं बताया होगा लोगों ने, सिर्फ बता दिया होगा कि भैया जाओ पढ़ लो। क्या नाम है? अपवेलिंग। अपवेलिंग में क्या होता है कि नीचे से पानी, ठंडा पानी ऊपर आता है जो न्यूट्रिएंट रिच होता है और वहाँ पे बढ़िया अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। ये बता दिया होगा, बात खत्म। ये बताया था? हैं? बस ये ना कि वो जो डेफिनेशन है वो बता दिया, बात खत्म। लेकिन वो क्या मैकेनिज़्म नहीं बताया। ठीक है, वेल इंशाल्लाह विल टॉक। ठीक है? मैं बहुत अच्छे से बताता हूँ, ये कोई मसला नहीं है। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी मैं अच्छे से बता दूँगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा-सा पढ़ लो। क्या रिदा? सही नहीं है? देख लो तुम ज्योग्राफी ऑनर्स बंदे के बराबर ज्योग्राफी जान रही हो, सोचो। मज़ा आ रहा है? चलो, मतलब तुम्हें ये कोई चैलेंज नहीं कर सकता अभी पढ़ने के बाद कि नहीं तुम्हें ज्योग्राफी नहीं पता है, इंशाल्लाह। लेकिन बस थोड़ा-सा पढ़ो, ऐसा नहीं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल भूल जाओ। इतने अच्छे से मैंने बताया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और ये उसमें ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होता है और साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है, फ्रंटल रेनफॉल भी होता है। ये सब भूल के सिर्फ कन्वेक्शनल रेनफॉल, सिर्फ एक रेनफॉल का नाम बता रही है। तो ऐसे में क्या फ़ायदा पढ़ाई करने से? इतना मैकेनिज़्म बताने से क्या फ़ायदा? अब मतलब सोचो कि मैं अभी एकमैन ट्रांसपोर्ट ये सब बता दूँगा और आदमी सोच रहा है मैं ओशन करंट क्या हो? मतलब अभी मैंने जैसे पढ़ाया, ओशन करंट पढ़ाया, ये पढ़ाया, वो पढ़ाया, कैनरी करंट, बेंगुएला, फॉकलैंड आइलैंड सब बता दिया। अब आदमी मुझसे ये कहे कि ये ओशन करंट होती क्या है? तब या ओशन करंट हाँ, कुछ सुना-सुना सा लग रहा है और ओशियन करंट में वो डिफरेंस ना जाने, इतना सब पढ़ाने के बाद तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। अब तुम सोचो जितना मैंने पढ़ाया है, उसमें से जब अगर कोई ये ना बता पाए कि करंट होता क्या है, तो मुझे कितनी तकलीफ होगी जबकि मैंने एक-एक करंट का नाम बताया है। हैं भाई? कि वाटर जो होता है, जो वेव का मूवमेंट होता है ना, वाटर हमेशा कोस्ट की तरफ, जैसे कोस्ट की तरफ जो है पानी आता है, देखा होगा आप लोगों ने। भाई यस ऐसे सर। कोस्ट की तरफ आता है ना,
आता है। तो विंड जो है स्ट्रेस एक्सर्ट करती है ओशियन के ऊपर सरफेस पे, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द विंड स्पीड, यानी जितना स्पीड होता है विंड का उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में उसके ऊपर प्रेशर स्ट्रेस एक्सर्ट करती है, ठीक है, ओके सर, स्ट्रेस लगाती है, यानी कि जितनी स्पीड होगी उतने ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो मोशन कहाँ तक ये लगता है, ये कौन सा डेप्थ तक ये लगता है, लगभग 100 मीटर तक, ठीक है। ऐसे ऑपोजिट नहीं, ऑपोजिट बना हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा कहाँ जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा ना, इसको पड़ा होगा, ए फोर्स बी फोर्स इधर है, ए फोर्स इधर है, तो ये वाला जो फोर्स होगा आर, वो रिजल्टेंट यानी ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट होगा, ठीक है, वो किधर होगा, आर पे होगा। और ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, है ना। तो रिजल्टेंट इसी तरीके से दो फोर्स लग रहे हैं, एक मान लो इधर मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस पे लग रहा है, और कोऑर्डिनेट फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इधर फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऐसे। तो ऐसे करते करते ये लेयर वाइज ना एक स्पाइरल बन जाता है, क्या बन जाता है, स्पाइरल। तो इसको बोलते हैं एकमैन स्पाइरल, क्या बोलते हैं, एकमैन स्पाइरल। लाइक यहाँ दिख रहा है आपको, ये है सरफेस पे एक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट फोर्स लग रहा है, और एक विंड की स्पीड जो लग रही है, इसकी वजह से सरफेस पे वो जो है कोऑर्डिनेट फोर्स की वजह से ये 45 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो जाता है, क्या होता है, 45 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होता है। फिर उससे नीचे या उससे ऊपर जब लेयर में जाते हैं तो वो और 45 होता है, तो एक्चुअल में 90 डिग्री हो जाता है। तो विंड स्पाइरल क्या होता है कि जैसे अगर विंड ऐसे जा रही है, ठीक है, तो वो किधर जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन किधर होगा, 90 डिग्री पे, ऐसे उससे नीचे देख लो बना हुआ है, विंड उधर जा रही है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है वाटर का, ठीक है, आइसबर्ग वगैरह सरफेस पे 45 डिग्री पे है, लेकिन उससे नीचे जो करंट है ना वो 90 डिग्री पे जा रही है। क्यों, क्योंकि एक लेयर और नीचे जाने पर ये फोर्स और नीचे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, रिजल्टेंट जो आ रहा है वो किधर आ रहा है, 90 डिग्री पे चला जा रहा है, यानी 45 और चेंज हो गया, समझ रहे हो ना, 100 मीटर, हाँ, और नीचे हो जाएगा तो दिख नहीं रहा है, और 45 और 45 और 45, ये देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, yes, sir. ऐसे स्पाइरल बनता है, जैसे जैसे नीचे जाओगे ना वैसे वैसे 40 45 45 45 45 वैसे होता रहेगा। अब 45 होने की वजह से क्या होता है, ये 90 हो जाता है, तो 100 मीटर नीचे लगभग जो विंड होता है, जिस जैसे विंड का जो डायरेक्शन होता है उससे 90 डिग्री पर वाटर मूवमेंट हो रहा होता है, ठीक है, क्या होता है 90 डिग्री पर, तो इसको बोलते हैं एकमैन ट्रांसपोर्ट, क्या बोलते हैं, एकमैन ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, किसके में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट, ठीक है, डिफ्लेक्ट करती है राइट में, और राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है, ओके। और क्यों, कोऑर्डिनेट फोर्स की वजह से। तो अगर विंड जो है जिस डायरेक्शन में चल रही है उससे अगर देखो उससे अगर कोस्ट से दूर वाटर जा रहा है, वो पानी जो है कोस्ट से दूर जा रहा है, तो जब यहाँ से पानी का कोस्ट से दूर जा रहा है समझो, तो वहां पे खाली जगह होगी, ठीक है सर, तो नीचे जो पानी होता है वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होगा, क्योंकि ऊपर वो नीचे से पानी ऊपर आएगा, ठंडा पानी ऊपर आएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग, क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। तो ये विंड की वजह से जो एकमैन ट्रांसपोर्ट बनता है, आपको मतलब ये है कि पूरा मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं, आप बस इतना जान लो, मतलब बहुत थोड़ा सा मैंने बता दिया कि जो लोग साइंस पढ़े हैं वो जान जाए, लेकिन इतना जान लो कि विंड की वजह से एक एकमैन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी विंड जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उससे 90 डिग्री पर, ठीक है, जैसे विंड इधर चल रहा है तो 90 डिग्री पर जो है ऐसे वाटर, यानी कि अगर उस किसी डायरेक्शन में कोस्ट एरिया से दूसरी तरफ जा रहा है, कोस्टल एरिया से उल्टा, जैसे इधर आने के बजाय किधर जा रहा है, यानी कोस्टल एरिया पे आने के बजाय किधर जा रहा है, कोस्टल एरिया से दूर जा रहा है, तो पानी नीचे से उस जगह को पूरा करने के लिए ऊपर आएगा ना, तो ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर होगा। कैसा वाटर होगा, ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर होने का मतलब क्या है कि वहां पे फिश वगैरह अच्छे से रह सकती हैं, अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन सकता है। तो एकमैन ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, इसकी वजह से जब कोस्टल से दूर जा रहा होता है, कौन क्या, पानी, तो उसकी वजह से कोस्टल से दूर जा रहा होता है पानी, तो नीचे से पानी ऊपर आता है, इसको बोलते हैं अपवेलिंग, और जहां भी अपवेलिंग होता है वहां पे न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, जिसकी वजह से वहां पे अच्छा जो है फिशिंग ग्राउंड या फिश वगैरह सर्वाइव कर पाती है, या डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ये न्यूट्रिएंट रिच वाटर है, कौन सा वाटर है, न्यूट्रिएंट रिच वाटर जो नीचे से आ रहा है, और ऊपर वाला वाटर इतना न्यूट्रिएंट रिच नहीं होता, ठीक है। तो जब कभी अपवेलिंग समझ में आ गया, अपवेलिंग मतलब नीचे से पानी ऊपर आना। कोल्ड जो वाटर होता है ना वो न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, वो सरफेस पे आता है, इस वजह से फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो पौधे पानी में रहते हैं, ठीक है,
वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बढ़ते हैं, और उसके ऊपर जू प्लांटन्स रहते हैं और नेप्टन्स मतलब फिशेज रहती हैं, ठीक है। तो वहां पे काफी अच्छे फिशेज वगैरह डाइवर्सिटी पाई जाती है, काफी अच्छी, ठीक है। अपवेलिंग में सर स्पोर्ट वगैरह भी करते हैं लोग। अपवेलिंग, हाँ, तो अपवेलिंग समझ में आ गया। तो अपवेलिंग जहाँ पे हो रही है वहां पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनेगा और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह पाए जाएंगे और जूप्लांक्टन्स पाए जाएंगे और फिशेस भी पाई जाएंगी। क्लियर है? यस सर। अपवेलिंग रीजन कौन कौन से हैं? एक हम्बोल्ट करंट की वजह से, जहां पे देखो हम्बोल्ट करंट बह रही है, तो वहां पे हम्बोल्ट करंट की डायरेक्शन में जा रही है, तो जाहिर सी बात है पानी उधर जाएगा, जैसे कि एकमैन ट्रांसपोर्ट की वजह से। और जब इसकी वजह से यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में अवे जाएगा, तो यहाँ पे अपवेलिंग होती है। कहाँ पे? पेरिवियन कोस्ट पे। वहां पे पेरिवियन कोस्टल एरिया में आपको अच्छे से फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह मिलते हैं, अच्छे की बिजली होती है। हम्बोल्ट मतलब पेरिवियन करंट। ऊपर कैनरी नॉर्थ में क्योंकि अपवेलिंग हो रही है कैनरी करंट की वजह से, वहां पे क्या नाम है, कैनरी आइलैंड के पास, ठीक है। तो वो अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका, तो यहाँ पे अच्छा मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह पाए जाते हैं। इसी तरह बेंगुएला कहाँ पे? नामिब डिजर्ट के पास, ठीक है, जहाँ कोल्ड करंट है, ठीक है, समझ रहे हो ना? क्लियर है? हम्बोल्ट करंट पेरिवियन कोस्ट पे, गल्फ ऑफ गोयना में आइबेरियन कोस्ट पे, और उसके अलावा गल्फ ऑफ गोयना आइबेरियन कोस्ट पे, और अपवेलिंग हो रहा है तो वहां पे रिच न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इसकी वजह से फिशिंग, अच्छा फिशिंग ग्राउंड बन रहा है। इसका उल्टा होता है डाउन वेलिंग। क्या होता है? डाउन वेलिंग जब कभी होगा, डाउन वेलिंग मतलब जब पानी कोस्टल की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? कोस्टल की तरफ, और वहां पे सिंक कर जाएगा। क्या करेगा? अब कोस्टल के ऊपर से तो निकल नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है, वो आ रहा है तो टकरा के नीचे जाएगा। तो जब टकरा के नीचे जाएगा तो वहां डाउन वेलिंग होगी। जब डाउन वेलिंग होगी तो कोई ऐसा फिशिंग वो नहीं बनेगा, फिशिंग ग्राउंड वगैरह नहीं बनेगा, ठीक है। ओके, ये बॉटम की तरफ पुश होता है। तो ये दो तरीके होते हैं डाउन वेलिंग और अप वेलिंग के। तो ध्यान रखिएगा, अप वेलिंग जहां पे भी होगी, ध्यान रखिएगा, अप वेलिंग का मतलब ये है कि वाटर जो है नीचे से, वाटर न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आ रहा है और ऊपर सरफेस वाला वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पे हो रहा है? जहां पे भी कोल्ड करंट है, ठीक है। हम्बोल्ट हो गई, बेंगोला हो गई, हाँ बिल्कुल, जहाँ अपवेलिंग होगा उसके ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट दूसरी जगह पे डाउन वेलिंग। तो जिस कोस्ट पे अपवेलिंग हो रही है वहां पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनेगा, अच्छा हुआ जाएगा। जहाँ डाउन वेलिंग होगी वहां अच्छा फिशिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा। उसकी वजह क्या टिपिकल लगने की? दो वजह है। एक वजह यह है कि आप लोगों ने भी वो नहीं पढ़ा है, ट्रेड बिल्स वगैरह नहीं पढ़ा है, तो आप डायरेक्शन समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है। और इसलिए मैं समझा भी नहीं रहा हूँ डायरेक्शन, क्योंकि अभी मुझे जब पढ़ाऊंगा तो आपको जब कनेक्ट करोगे तो समझ जाओगे। तो अभी फिलहाल आपको ये करना है, फिलहाल ये समझना है कि अपवेलिंग में न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, इतना बात तो समझ रहे हो ना? yes, और वहां पे अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनेगा। जीव प्लांटन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स, पौधे वौधे सब मिलेंगे जो समुद्र में रहने वाले, ठीक है। yes, और फिश वगैरह उस पर करेंगे। तो डाउन वेलिंग और अप वेलिंग में मतलब अच्छा बनेगा, और डाउन वेलिंग में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा। और अप वेलिंग में समझ में आ रहा है कि अवे फ्रॉम द कोस्ट वाटर जा रहा है, ठीक है। और ये जो होता है ये आप जान लीजिए एकमैन स्पाइरल बनता है, जिसकी वजह से हो रहा है, उसका रीजन एकमैन स्पाइरल है। और एकमैन स्पाइरल किसकी वजह से? कोरियोस फोर्स की वजह से बन रहा है, और विंड एंड कोरियोस फोर्स। इतनी बात तो याद रख लो, बस हो गया काम। वो अब वेलिंग किसकी वजह से हो रही है? कोरियोस फोर्स एंड विंड की वजह से। और अब वेलिंग होने पे फायदा क्या होगा? वेलिंग होने पे मतलब न्यूट्रिएंट वाटर ऊपर आएगा, और जो कि फाइटोप्लैंक्टन जूप्लांक्टन को करेगा, वहां पे उसकी वजह से फिशेस वगैरह डेवलप होंगी, ठीक है। इसके बाद में होता है ओशन टाइड्स। क्या होते हैं? ओशन टाइड्स क्या होती है? अच्छा, टाइड तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइड सुना होगा आप लोगों ने? क्या होता है टाइड? जब पानी ऊपर जाता है, हाँ, सरफेस। अच्छा, कैसे पानी ऊपर जाता है, क्यों जाता है? ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो है पानी बहुत ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है ना। तो ऊपर किसकी ग्रेविटी की वजह से? सूरज की, किस मून की? मून की, दोनों की, है ना, दोनों की ग्रेविटी है। तो यानी कि टाइड का मतलब होता है राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन एंड मून, इसको टाइड्स कहते हैं। और तो इसमें दो चीजें होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अच्छा मून इधर है, ठीक है, और सन भी मान लो इसी डायरेक्शन में, एक ही, या इधर मून है, उधर अर्थ है, इधर मून है, और इधर सन है, सन और इधर आ गया जहां मेरा हाथ है, ठीक है। yes, अब सारा फोर्स किधर लग रहा है? इधर, ठीक है। तो टाइड एक ही जगह पे, तो सारा पानी एक ही तरफ तो खींचना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों तरफ पानी खींच रहा है। देख रहे हो, एक इधर भी खींच रहा है, उधर भी खींच रहा है, देख रहे हो। yes, हाई टाइड इधर भी है और उधर भी है, ऐसा क्यों?
जब दोनों बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब देखो ये ग्रेविटेशन फोर्स इधर लगा रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए जब अर्थ घूम रहा है ना ऐसे, और घूमने की वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बैलेंस कर रहा है उसको, तो दो साइड में टाइट जा रहा है, आपको टाइट बन रहा है, तो दो साइड में हाई टाइट होती है, ठीक है। एक तरफ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से और एक तरफ सेंट्रीफ्यूगल जो इनर्शिया की वजह से होता है। इनर्शिया, जब भी कोई चीज किधर फोर्स लगता है तो उसके उल्टी डायरेक्शन में इनर्शिया नहीं लगता, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ, वो मोशन का विरोध करती है। तो हमारे यहाँ पे देखो टाइड जो होती है ना वो दो तरह, एक होता है जहाँ पानी खूब उड़ता है उसको बोलते हैं हाई टाइड, क्या बोलते हैं हाई टाइड, और जहाँ पे पानी कम होता है, जैसे अगर एक डायरेक्शन में खींचेगा तो दूसरी टाइड में कम तो होगा, तो उसको बोलते हैं लो टाइड, क्या बोलते हैं लो टाइड। तो हमारे अगर मून घूम नहीं रहा होता तो हमारा हर जगह एक बार हाई टाइड होता और दो हाई टाइड होते और दो लो टाइड होते, यही होता 24 घंटे में। लेकिन क्योंकि मून घूम रहा है, चल रहा है, इसलिए सेम लोकेशन पे नहीं रहते, ठीक है। और ये क्या नाम है, हाई टाइड बनता है और लो टाइड बनता है और सेम लोकेशन पे नहीं बनता, इसको टाइडल रेंज कहा जाता है। एक टाइडल रेंज होता है, टाइडल रेंज क्या होता है, जो डिफरेंस होता है बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं टाइडल रेंज। जैसे एक बार पानी कहीं पे बहुत ऊंचा है, दूसरी जगह पानी बहुत नीचा है, तो एक में 100 मीटर है और जो नीचा है वहां 25 मीटर है, तो डिफरेंस कितना आ गया 75, तो इसको बोलेंगे क्या टाइडल रेंज, क्या बोलेंगे टाइडल रेंज। तो ये कोई जरूरी नहीं है एक ही जगह पे, ये एक जगह पे नहीं होता है, ठीक है। हाई टाइड कहीं पे ज्यादा ऊंचा पानी है, फिर कहीं पे तो क्या एकदम मतलब लो टाइड है, तो क्या बोलेंगे इसको टाइडल रेंज, ठीक है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है टाइडल रेंज की, ज्यादा टाइडल रेंज कितना ज्यादा जाएगा कितना कम आएगा, तो ये डेप्थ ऑफ द ओशियन पर, कॉन्फिगरेशन ऑफ द कोस्ट लाइन कैसा है, ओपन या है सी या क्लोज सी है, उसके हिसाब से होगा। बे ऑफ फुंडी के बारे में बताया, बे ऑफ फुंडी जो है वो उसमें वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट टाइड बनता है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट, ठीक है, क्योंकि उसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि पानी खूब ऊपर उठ जाता है, समझ लो ना, ऐसे नैरो जगह पानी है वहां पे बनता है तो ऊपर खूब पानी जाता है, और हमारे यहाँ गल्फ ऑफ खंबात में, कॉम्बे गल्फ में, ठीक है, इंडिया में सबसे ऊंचा टाइड बनता है। तो टाइड समझ में आ गया, टाइड कैसा होता है समझ में आया। अच्छा, जब देखो द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड वाटर लेवल फॉलिंग इज कॉल्ड एब, क्या बोलते हैं, द टाइम बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड व्हेन द वाटर लेवल इज फॉलिंग इज कॉल्ड एब, ठीक है। और द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड द हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इट इज कॉल्ड फ्लो या फ्लड। इसमें क्या होता है कि एक बार हवा पानी उठेगा और एक बार गिरेगा, है ना, तो जब उठना शुरू करता है तो उसको बोलते हैं फ्लड, क्या बोलते हैं फ्लड, और जब जब डाउन होना शुरू होता है उसको बोलते हैं एब, क्या बोलते हैं एब, ठीक है। और ये अब हमारे यहाँ पे अच्छा एपोजी और पेरिजी मैंने बताया आप लोगों को, नहीं बताया एक्चुअल में, मैंने उसको चैप्टर स्किप कर दिया था अभी कि कभी पढ़ा दूंगा। एपोजी और पेरिजी ये होता है कि पेरिजी मतलब जब अर्थ जो है मून के सबसे पास होता है उसको बोलते हैं पेरिजी, क्या बोलते हैं पेरिजी, और यहीं पे अगर सबसे अर्थ सन के सबसे पास हो तो उसको बोलेंगे पेरीहीलियन, और जब दूर होगा तो बोलेंगे एर्थीलियन, सन के केस में, और अर्थ और मून के केस में क्या कहेंगे एपोजी एंड पेरिजी, एफ मतलब दूर और पेरी मतलब पास, ठीक है। ये जो ऑर्बिट है ये ऐसे ही शेप में है, हाँ ऐसे घूमता है, ठीक है। तो मून का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, और जब पास होता है उसको बोलते हैं पेरिजी, और जब दूर होता है तो ठीक है। तो पेरिजी टाइड का मतलब है हायर देन द अपोजी टाइड, हमेशा रहेगा। एक पोजीशन होता है सीजी, क्या होता है सीजी, सीजी पोजीशन कहते हैं जब मून सन और अर्थ एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं सीजी पोजीशन, क्या बोलते हैं मून अर्थ और सन एक ही टाइम पे, और ये दो बार होता है मंथ में, एक न्यू मून के टाइम पर होता है और एक फुल मून के टाइम पे होता है, ठीक है, दो टाइम पे होता है। तो सन मून जब एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, ये दो मंथ में दो बार होता है, ठीक है, जब न्यू मून के टाइम पर और फुल मून के टाइम, ठीक है, न्यू मून और क्या नहीं समझे क्या बोल, अरे भाई सूरज एक बार आपने देखा होगा कि पूरा पूर्णिमा का चांद होता है, फुल मून है, और एक होता है न्यू मून, एकदम छोटा सा दिखता है होता है ना, पहले 3 तारीख का चांद 30 तारीख का चांद है, नहीं वो 15 दिन बाद होता है, 16वीं का चांद हो, 14वीं का चांद, तो 14वीं के आसपास जो होता है वो सबसे बड़ा चांद दिखाई देता है, फुल मून, तो मंथ में 2 बार, ठीक है। तो एक बार न्यू मून, और उस समय क्या होता है कि सूरज चांद और अर्थ सब एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, एक बार ये इधर होता है बीच में होता है और एक बार उसके ऑपोजिट में चला जाता है। तो ये जब सीजी पोजीशन होती है ना तब ग्रेविटेशन फोर्स किधर लगेगा बताओ, एक ही डायरेक्शन में लगेगा, जैसे मैंने बताया था कि सन मून एक ही डायरेक्शन में,
लगेगा ना Yes, sir. भाई, ग्रेविटेशन किधर लगेगा, एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना। Yes, sir. मान लो तुम मान लो फरमान है, फरमान को तुम भी खींच रहे हो और मैं भी एक ही डायरेक्शन में खींच रहा हूँ, तो ज्यादा ताकत लगेगी ना, Yes, sir. लगेगा कि नहीं लगेगा। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं, अब जब टाइट बनेगी तो हाईएस्ट टाइट बनेगी, ज्यादा खींच लेंगे, Yes, sir. तो उसको बोलेंगे स्प्रिंग टाइट। क्या बोलेंगे, Spring tide. स्प्रिंग टाइट। और इसमें होता क्या है, ये पोजीशन है। दूसरा होता है क्वाड्रेंट पोजीशन, जिसमें क्या होता है, ये 90 डिग्री पर होते हैं, यानी मैं इधर खींच रहा हूँ और अंशुराज तुम्हें उधर खींच रहा है, समझ लो ना। Yes, sir. तो तुम किधर भागोगे, ऐसे बीच में भागोगे, यानी Yes, पावर sir. पूरी नहीं लग पाएगी। तो लो हाई टाइट बहुत हाई नहीं होगा और लो टाइट बहुत लो नहीं होगा। देखते हैं कैसे। तो जब स्प्रिंग टाइट होता है, यानी जब एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, तो हाई टाइट बहुत हाई होगा, नॉर्मल से बहुत हाई होगा, ठीक है, नहीं समझे। Yes, sir. हाँ, स्प्रिंग टाइट में हाई टाइट सबसे बहुत ज्यादा होगा, हाई टाइट बहुत होगा और लो टाइट बहुत कम होगा। लो टाइट और कम हो जाएगा, नीप टाइट जो होगा Yes, sir. वो मतलब, और जो लो टाइट होगा बहुत कम हो जाएगा। क्यों बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा तुमने एक तरफ खींच लिया हाँ। तो दूसरी तरफ हल्का पतला नहीं हो जाएगा। तो Yes, sir. स्प्रिंग टाइम के टाइम पर हाई टाइट बहुत हाई होता है और लो टाइट बहुत लो लो होता है। लेकिन जब वो होता है, आपको इसको स्प्रिंग टाइट बोलते हैं, और जब ये पोजीशन चेंज हो जाती है, जिसको क्वाड्रेंट पोजीशन कहते हैं, तो उस समय बोलते हैं नीप टाइट। क्या बोलते हैं, Knee tide. नीप टाइट में क्या होता है, हाई टाइट कम होता है, लोएस्ट होता है। क्यों, क्योंकि उधर भी खींच रहा है इधर भी खींच रहा है, तो हाई टाइट बहुत हाई नहीं हो पाएगी और लो टाइट बहुत Balance लो। रहता है एक तरीके हाँ, तो एक तरह से बैलेंस रहता है। यहाँ देखो काफी, ये देखो बल्ज दिख रहा है ना, वो एकदम फैला हुआ है से। Yes, sir. और वो वाला पतला है। यहाँ देखो लगभग बैलेंस Balance है ना, Yes, sir. लगभग बैलेंस है ना। Knee पर तो side. हाई टाइट बहुत हाई नहीं होगी और लो टाइट बहुत Low knee. लो नहीं होगी। तो इस तरीके से ये बैलेंस वाला हो जाता है, तो इसको बोलते हैं नीप टाइट। क्या बोलते हैं, Knee tide. वजह समझ में आ रही होगी। Yes, भाई yes. दो तरफ से फोर्स लग रहा है, एक और एक ही तरफ लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में भागेगा। तो यहाँ देखना है कि हाई टाइट स्प्रिंग में क्या होता है, हाई टाइट मोर देन हाइट होता है। जैसे मान लो नॉर्मल टाइम पर इतना ऊपर आ रहा था, तो स्प्रिंग में जैसे नॉर्मल टाइम पर थोड़ा कम फोर्स लग रहा था, जैसे मैं अकेले खींच रहा था और थोड़ा बहुत सहारा मान लो, ये फरमान को मान लो हम लोग खींच रहे हैं, वाटर है फरमान, तो तुम मुनो मैं सन, हम दोनों मैं, लेकिन हम दोनों का डायरेक्शन एक लाइन में कब होगा, जब स्प्रिंग टाइट होगा, Spring tide. तो हम ज्यादा ताकत लगा पाएंगे ना, Yes, sir. ज्यादा खींच पाएंगे। अच्छा, तो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेंगे। लेकिन अगर तुम उधर हो, थोड़ा सा उधर, एकदम उधर नहीं हो, अपोजिट 90 पे थोड़ा इधर हो, और मैं किधर हूँ, इधर हूँ, तो थोड़ा ताकत हमारी कम हो जाएगी, है ना। तो हाई टाइट हाई होगा लेकिन उतना हाई नहीं होगा जितना स्प्रिंग टाइम है, और लो टाइट लो होगा लेकिन उतना लो नहीं होगा। Knee पर लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तुम उधर खींच रहोगे, मैं इधर खींच रहा हूँ अपने अपने डायरेक्शन में, तो होगा क्या, knee. नीप टाइट हो जाएगा। और उस सिचुएशन में क्या होगा, हाई टाइट बहुत हाई नहीं होगी और लो टाइट बहुत लो नहीं होगी। Check तो ये balance रहेगा. हाँ, तो इस तरह से हो जाता है। तो देखो स्प्रिंग टाइट के अंदर क्या होता है, हाई टाइट यूजुअल से हाई रहती है, लो टाइट लोअर देन यूजुअल रहती है। इस सीजी पोजीशन में होता है ये जब क्या होता है, सन और मून एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ सन एंड मून एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, टुगेदर काम करते हैं, ठीक है। दूसरा नीप टाइट होता है, जिसमें क्या होता है कि हाई टाइट लोअर देन द यूजुअल होता है और लो टाइट हायर देन द यूजुअल होता है। ये क्वाड्रेचर पोजीशन है, और क्वाड्रेचर पोजीशन में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स सन और मून का काउंटर एक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, Counteract. वो अपने डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात। During the knee tide, high tide. It's a Question. lower. Lower light. तो ड्यूरिंग द नीप टाइट, हाई टाइट इज लोअर देन द लो टाइट, एंड लो टाइट, ठीक है, इज हायर देन द यूजुअल। तो Knee पहली tide. बात सही है। Yes, sir. नीप टाइट अनलाइक द स्प्रिंग टाइट अकर्स इन द न्यू मून इंस्टेड ऑफ द फुल मून। नीप टाइट होता है क्वाड्रेंट पे, तो गलत हो गया ये, है ना। Yes, sir. समझ में आ गई बात। Yes, sir. क्योंकि जब चाहे न्यू मून होगा चाहे फुल मून होगा, तो बनेगा स्प्रिंग टाइट। क्या बनेगा, Spring tide. नीप टाइट नहीं बनेगा। नीप टाइट जब होगा जब क्वाड्रेचर पोजीशन होगी, Yes. समझ लो ना। Yes, sir. ये सीजी पोजीशन बता रहा है, न्यू मून और फुल मून दोनों सिचुएशन में सीजी पोजीशन रहता है, ठीक है ना। Yes, sir. समझ गया. टाइडल करंट जो क्या होता है कि जब जैसे क्या होता है कि फ्लड, एक बार फ्लड और एक बार ईद बताया मैंने आपको। Yes, sir. जब पानी ऊपर उठेगा तो ऐसे चैनल वगैरह जो होता है कोस्टल एरिया पे, जो गड्ढे उड्ढे होते हैं उसमें पानी जाके भर जाता है, ठीक है, हार्बर में। ओके, शिप वगैरह को जब पार करना होता है तो ऐसे ही ये लोग कराते हैं। जब हाई टाइड आती है तो यहाँ लाके पार करवा देते हैं, ठीक है। और जब ईद टाइड होती है तो उस साइड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसका इंतजार करते हैं इसमें टाइडल बोर्ड। अब टाइडल बोर्ड क्या होता है, जब सी वाटर एंटर करता है, कहाँ पे, जब सी वाटर एंटर करता है माउथ ऑफ द लो लेइंग रिवर, यानी रिवर आ रही है लेकिन सी वाटर उससे ऊपर है और रिवर लो पे है, तो ऐसे मतलब वो एंटर करता है, तो वहां पे जो नैरो ओपनिंग कहीं पे होती है, और तो वहां पे रिवर को रोकता है, रिवर का पानी जो है वो रुकता है, ठीक है। कि कौन रोकता है, समुद्र का पानी, और ऐसे एक दीवार टाइप की बन जाती है, इसको बोलते हैं टाइडल बोर्ड। क्या बोलते हैं,
टाइडल बोर्ड सर एक बार और बता दीजिए टाइडल देखो भाई रिवर आ रही है, ठीक है, वो गिरना चाहिए समुद्र में, यस सर लेकिन थोड़ा रिवर आगे जमीन लो हो गई है, ठीक है, क्या हो गई है? और समुद्र का पानी थोड़ा ऊपर है, तो जब ये टकराएंगे तो जाके ये गिरने के बजाय समुद्र का पानी ऊपर चढ़ेगा, थोड़ा यस सर चढ़ेगा ना, थोड़ा लिफ्ट होगा सर थोड़ा चढ़ेगा ना, ये इधर से समुद्र का पानी चढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा लो लैंड है, मान लो अगर ऐसा कहीं है, नैरो है, तो जिस जगह पे ऐसा हो रहा होता है उसको बोलते हैं टाइडल बोर्ड। क्या बोलते हैं? टाइडल बोर्ड टाइडल बोर्ड, यानी रिवर और पानी और समुद्र का पानी टकरा रहे हैं और एक दीवार टाइप की बन रही है, इसको बोलेंगे टाइडल बोर्ड, ठीक है, कहीं कहीं ऐसे सिचुएशन होता है। यस एस्चुरी समझ, चलो वो ठीक है, अभी पढ़ेंगे। एस्चुरी जानते हो? एस्चुरी, एस्चुरी उसको कहा जाता है जब समुद्र में बिना डेल्टा बनाए, क्या बिना, क्या चाहिए, बिना डेल्टा बिना डेल्टा बनाए सीधे रिवर जाके समुद्र में गिर जाए, क्या करें? डेल्टा बनाए बिना। और ये कब होता है? जब हार्ड रॉक होता है ना, पत्थर होते हैं, पथरीली जमीन होती है, तो वहां पे बिना सेडिमेंट ले जाए, बिना उसको क्या नाम है वो बनाए हुए, डेल्टा बनाए हुए, वो सीधे समुद्र में गिरती है। और इधर ईस्टर्न फ्लोइंग जितनी भी रिवर है, गंगा या ब्रह्मपुत्र, ये सब सब डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। लेकिन ये डेल्टा नहीं बनाती, जो तापी और क्या नाम है नर्मदा, ये सब डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि ये पत्थरों में बह रही है और सीधे जाके समुद्र में गिरती है। तो जब रिवर सीधे जाके सबमर्ज हो जाती है, किसके अंदर गिरती है? समुद्र के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? एस्चुरीज। ठीक है भाई? यस सर वो मैं बताऊंगा आगे। टाइडल इंपॉर्टेंस क्या है इसका भाई? इसमें देखो, एक तो टाइडल की वजह से बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। एक तो क्या होता है सी वगैरह नेविगेशन में, अच्छा इसमें ये गलती क्या है, थोड़ा सा दिखेगा। इंपॉर्टेंस क्या है? पार करना हो ना उसको, तो वो करता है टाइडल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, उसको पानी जब ऊपर उठता है तो नीचे गिरा के उसको टरबाइन बनाते हैं, टरबाइन सी है ना, टरबाइन चलाते हैं, उससे बिजली बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखो जरा क्या है, कह रहा है कि टाइड्स आर ग्रेट हेल्प इन द नेविगेशन एंड फिशिंग। क्या पागल हो क्या? अगर टाइड्स आ गई तो लोग भागते हैं कि नेविगेशन और फिशिंग, है कि नहीं है? तो पहला गलत हो गया, हाई टाइड लेवल भी पहला गलत हो गया, पहला जहां हो उसको एलिमिनेट कर दो, आंसर बी आंसर है सही है। यस सर आसान है ना? स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग और 1 अगर रॉन्ग हो गया तो बात सही होगी, है ना? यस सर आसान। तो हमारे यहाँ कांदला पोर्ट है गुजरात के अंदर, उसके अलावा डायमंड हार्बर है, ऐसे हार्बर है। ये मैं इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको, टाइडल पोर्ट, नॉन टाइडल पोर्ट। टाइडल पोर्ट वो होते हैं जो सी के वाटर की वजह से फीडिंग होती है, यानी कि सी के वाटर से हम लोग पार करते हैं, सी से कनेक्ट रहता है। जो सी से कनेक्ट नहीं रहता, जो किसी चैनल वगैरह से रिवर से कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं नॉन टाइडल पोर्ट। क्या बोलते हैं? नॉन टाइडल इंडिया के अंदर 12 मेजर पोर्ट्स हैं। एक कांदला पोर्ट है, JNPL पोर्ट है, मगांव पोर्ट है कर्नाटका के अंदर, न्यू मैंगलोर पोर्ट है, कोची है, क्वीन पोर्ट है चेन्नई के अंदर, और विशाखापट्टनम है, कोलकाता पोर्ट है, हल्दिया है, प्रदीप पोर्ट है। अच्छा, पोर्ट के लिए आप लोगों को दे रखा है, इसमें से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पोर्ट जो आफ्टर इंडिपेंडेंस डेवलप हुआ है वो कांदला पोर्ट है, पहला स्पेशल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी है। उसके अलावा जो है आपका मुंबई के अंदर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। उसके अलावा जो है आपका नवा स्कोटिया भी बोलते हैं इसको, वो नवा सवादा वो भी बोलते हैं। और उसके अलावा जो है आपका इसको ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट चेन्नई के अंदर है, ठीक है। रिवराइन पोर्ट कलकत्ता पोर्ट है जो रिवर के ऊपर है। उसके अलावा डीपेस्ट डॉकयार्ड पोर्ट जो है विशाखापट्टनम है। और उसके अलावा जो है डोंकेस्ट मतलब हल्दिया वाला जो है वो डोकेस्ट कोलकाता पोर्ट, मतलब उसके पास का ही पोर्ट है। तो मोशन ऑफ द रिवर ये सब हमने देख लिया। टाइडल एनर्जी ये सब हमने देख लिया है, टाइड्स वगैरह का। टाइडल एनर्जी से हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं। एक तो पहले क्या करते हैं, जब हाई टाइड आती है तो हम ऐसे चैनल बना के रखते हैं, चैनल टाइप का, जैसे डैम होता है ना उसमें, तो उसको खोल देते हैं, पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद क्या होता है, जब हाई टाइड मतलब ओशियन का वाटर उसमें आके भर जाता है, ठीक है, उसके बाद हम चैनल बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे उसको गिराते हैं चैनल से पानी को, ठीक है। और जब उससे गिराते हैं जहाँ पे हमने पानी भर रखा है, उससे क्या बनेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो टरबाइन को चला के हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा हमने देखा है, जो हाई टाइड लो टाइड में स्कॉटलैंड वगैरह में, फ्रांस के अंदर, इसी सबसे मतलब जो है ना, जब हाई टाइड जहाँ ज्यादा आती है वहां पे पानी को गिराकर जैसे भर लेते हैं और उसके बाद उसी पानी को गिराकर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। गल्फ ऑफ बॉम्बे में, गल्फ ऑफ कच्छ में इस तरह से बिजली बनाई जाती है। उसके अलावा ऐसे इसी तरह से ये जैसे ये टरबाइन लगा रखे छोटे छोटे, जब पानी ऐसे टैंक टाइप का होता है और मतलब बना देते हैं काफी बड़े बड़े,
तो जब पानी चढ़ता है ऐसा चढ़ के इस पे गिरता है इसके ऊपर, ठीक है, तो उसमें भर के फिर एक फ्लो में छोड़ते हैं, या उस समय भी बनती है और बाद में जिसको स्टोर करके भी ऐसे टरबाइन चला के और क्या बनाते हैं, करंट पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है टाइडल एनर्जी का, हम लोग देखते हैं। तो ओशन के अंदर ये बातें हमने हैं देखी थोड़ी बहुत। तो इसमें हम लोगों ने करंट देखा, अप वेलिंग देखी, डाउन वेलिंग देखी। अच्छा, हुगली रिवर जानते हैं आप लोग, कभी सुना है हुगली रिवर क्या है? अच्छा, आप लोग ये जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? डू यू नो डिस्ट्रीब्यूटरी रेदा? जो सर मतलब एक रिवर से अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। गुड, समझ, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। एक ट्रिब्यूटरी होती है, सुना होगा। ट्रिब्यूटरीज तो सबको पता होता है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? जो रिवर में जाके मिलती है, एक रिवर जो मिलती है। डिस्ट्रीब्यूटरी उसको कहते हैं जो रिवर से निकलती है समझ रहे हो? तो जो हुगली है, ये इसको कई लोग ट्रिब्यूटरी बोल देते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा से एक स्ट्रीम निकल रही है, ठीक है ना, वो हुगली रिवर है। और क्या नाम है, कलकत्ता जो है वो लेफ्ट बैंक पे है हुगली के, ठीक है। और ये जो है टाइडल बोर बनाती है कलकत्ता पोर्ट। टाइडल बोर जानते हैं ना? तो ये है, मतलब एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। लेकिन अगर आप हुगली को जानना चाहेंगे, तो जब मैं गंगा पढ़ाता हूँ, गंगा का एक वीडियो है, देखा होगा आपने, तो उसमें मैंने फिर पूरा पढ़ाया हुआ है। नहीं देखा है तो ठीक है, आगे देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि गंगा कैसे निकली है, कहाँ से गई है, क्या है, या कोई भी ऐसे रिवर वगैरह। तो उसमें गंगा रिवर का को पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया है कि जो ये है आपका कलकत्ता, ये कहाँ पे है, गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मैंने बताया ना। और डिस्ट्रीब्यूटरी, उसमें सारी ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में बात की हुई है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको मैं, ठीक है, फर्स्ट पोर्ट जो डेवलप हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज कांदला पोर्ट। कांदला पोर्ट देख लिया, माकलिया, गुजरात के अंदर। दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये JNPT, ये डॉकेस्ट है, जवाहरलाल नेहरू माकलिया, ये लार्जेस्ट है इंडिया का, ठीक है, लार्जेस्ट वो है जवाहरलाल नेहरू। डॉकेस्ट मुंबई पोर्ट, ठीक है। उसके अलावा आपका मर्मगांव कर्नाटका के अंदर, आयरन एक्सपोर्ट और किस एक्सपोर्ट के लिए इसको जाना जाता है, न्यू मैंगलोर पोर्ट कर लिया, एक्सपोर्ट आयरन। यहाँ पे ये कुद्रेमुख माइन से, कर्नाटका के, वहाँ से आयरन वगैरह एक्सपोर्ट करता है। तो कुद्रेमुख माइन जो है वो बहुत फेमस है, अभी आप लोग आगे जो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा कोची एट द एंट्रेंस ऑफ अ लैगून, कोची एट द एंट्रेंस ऑफ अ लैगून, ये क्या नाम है, कोची जो पोर्ट है, ये लेगून मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कोरल रीफ पढ़ा रहा था तब बताया था, लेगून वो वाटर होता है। तो वहाँ के उसके एंट्रेंस पे है ये तूतीकोरिन पोर्ट, दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पे है तूतीकोरिन पोर्ट, कहाँ पे है भाई तूतीकोरिन पोर्ट, ठीक है। इट्स ऑल्सो, ये क्या करता है ये हैंडल करता है कार्गो फ्रॉम श्रीलंका एंड मालदीव्स। चेन्नई, ये ओल्डेस्ट आर्ट पोर्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल। विशाखापट्टनम डीपेस्ट आपका लैंडलॉक पोर्ट है। लैंडलॉक का मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, क्या नाम है आपका, एक्सपोर्ट आयरन और इसको करता है। उसके अलावा जो है आपका, और उसके बाद में कलकत्ता पोर्ट है जो कि रिवराइन पोर्ट है, ये टाइडल पोर्ट नहीं है, ठीक है ना, कलकत्ता पोर्ट ध्यान रखिएगा। डायमंड हार्बर जो है जहाँ पे, वहाँ पे तो वो टाइट से होता है फिटिंग, लेकिन कल जो ये जो है आपका कलकत्ता पोर्ट, ये रिवराइन पोर्ट है। हल्दिया, हल्दिया आपने सुना हुआ है, ये डॉकेस्ट क्या नाम है आपका, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जो है आपका कलकत्ता का पोर्ट है। हल्दिया से मतलब काफ़ी सारा एक्सपोर्ट होता है बाहर भी। और उसके अलावा जो है काफ़ी, मतलब इनलैंड भी इसका काफ़ी यूज़ है, ठीक है, ये वाटर वे में काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा प्रादीप पोर्ट है उड़ीसा का, ये मतलब इनिशियली टू एक्सपोर्ट आयरन, अब तो काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट रहता है, शुरू में आयरन एक्सपोर्ट के लिए ही इसको बनाया गया था, ठीक है ना। तो समझ में आया, ये 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। उसके अलावा भी है, लेकिन ये 12 कम से कम 12 आप कम से कम देख लीजिए। इसमें से सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो कि मुंबई का में है, ठीक है ना, ओके। जिसको क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू का एक पोर्ट, एक नाम और है, बताओ जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट का एक नाम और है, बताओ कौन सा है।
नवी मुंबई पोर्ट, ठीक है, उसको नवी मुंबई पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और एक नाम और है उसका, चलो बताइएगा मुझे, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसी को हटाने के लिए निकालना। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया?